प्रियंका पलानंद और मेरे साथ है आज और दिन पे। और मार्केट्स में हम जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट देख रहे थे 17,150 उसे ब्रीच किया मार्केट ने, लेकिन इसके नीचे क्या लगता है कि यहाँ से वीकनेस और ज्यादा जारी रह सकती है या फिर एक छोटे कंसोलिडेशन में हम फंसे हुए हैं? अजय, आप क्या रीड कर रहे हैं बाजार को, क्योंकि बैंकिंग स्टॉक्स पुल बैक तो मॉर्निंग में अटेम्प्ट कर रहे थे लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया, क्या यहाँ से वीकनेस दिखती है? देखिए, ऐसा है कि मेरा ये व्यू है, मेरा जो डेटा पॉइंट्स को मैं रीड कर रहा हूँ कि आज एडवांस डिक्लाइन थोड़ी कमज़ोर हुई है। 17,100 जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, हम 2 बार वहाँ से रिबाउंड करके 17,300 17,400 के जोन में गए, वो 3rd बार टेस्ट हो रहा है। तो लास्ट आवर ऑफ ट्रेड काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिर्फ हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज से आज काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। अगर आप माइनस रिलायंस देखें तो बाजार काफ़ी नीचे होता, क्योंकि ओवरऑल आज प्रॉफिट टेकिंग, अनवाइंडिंग, ये सब प्रेशर आपको देखने को मिल रहा है। फ्राइडे भी है, ब्रॉडर मार्केट से भी बहुत ज़्यादा सोलिस नहीं आ रही है। इनफैक्ट फर्स्ट हाफ ऑफ द ट्रेडिंग सेशन में हमने आउट परफॉर्मेंस देखी थी और वो सेकेंड हाफ में बढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो देखना ये होगा कि 17,100 हम गिव अप कर देते हैं 3rd टाइम या ये टेस्ट करके वापस रिबाउंड करते हैं। एडवांस डिक्लाइन को देखिए, आपके पास 1:3 एफएनओ स्टॉक्स में सिर्फ एक स्टॉक ऊपर जा रहा है, 3 में शॉर्ट हो रहा है या अनवाइंडिंग हो रही है। एनएससी के एडवांस डिक्लाइन 1:2 एंड सेम इज द केस विद बीएसई पे भी। तो बहुत ज़्यादा खास स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है ऐसे बाजार में। लास्ट आवर ट्रेड में देखूंगा कि एक रिबाउंड अटेम्प्ट करता है 17,100 से या नहीं। अगर नहीं होता है तो ये ठीक साइन नहीं है, या फिर ये साइन ये है कि बाजार एक बार अटेम्प्ट कर चुका, अब ओवर द वीकेंड आराम से फ्रेश मंडे को क्यूज देखेंगे और उसके बाद हम कॉल लगेंगे। क्योंकि क्रूड हालांकि 130 जाके 120 तो आया, इनफैक्ट 105 तक गया था, फिर वहां से रिबाउंड आ गया। तो क्रूड की पर नज़र बनेगी, ग्लोबल क्यूज पर नज़र बनेगी। अभी इट्स ओके, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ब्रॉडर मार्केट पे फोकस करिए, स्पेसिफिक स्टॉक्स पे फोकस करिए, जो हम अपने पैनलिस्ट से अभी बात भी करेंगे। जैसे ओपन अप ट्रेड में बहुत अच्छा काम हो रहा है। लेमन ट्री पीवीआर देखिए 4-5% हैवी वॉल्यूम्स के साथ ऊपर है आज भी। तो स्पेसिफिक काउंटर्स में इंटरेस्ट आ रहा है। इंडियन होटल देखिए, जिन लोगों को मिल नहीं पाया था क्यूआईपी में, हम मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कुछ फंड मैनेजर्स ओपन मार्केट से ले रहे हैं, तो अच्छा रिस्पॉन्स था। आइए आगे चलते हैं और हम बात करते हैं आनंद टंडन जी से, जो बाज़ार के बहुत पुराने इन्वेस्टर हैं, ऑब्जर्वर हैं और 2 ही मिनट में हमारे साथ जुड़ेंगे। मैक्रोस को भी देखते हैं और माइक्रोस को, स्पेसिफिक स्टॉक्स भी काफ़ी अच्छा। ऑल राइट, आनंद टंडन हमारे साथ आ गए। आनंद, मैं आपसे डे टू डे मार्केट पे हम डिस्कस करते हैं, बट एक बार आपसे एक पॉइंट पे मैं रिस्पॉन्स लेना चाहूँगा। अभी प्रियंका और मैं हम यही डिस्कस कर रहे थे कि कैसे छोटे शहरों में, नॉन मेट्रोज में बहुत सारे कैटेगरीज में बड़ी सॉलिड डिमांड आ रही है। लखनऊ में जब मैं जाता हूं तो लग्जरी शोरूम्स एक के बाद एक खुलते जा रहे हैं, चाहे वो मर्क, बीएमडब्ल्यू, अच्छी डिमांड की बात आ रही है। ऑनलाइन रिटेलर्स बता रहे हैं कि एक्सपेंसिव कॉस्मेटिक्स की डिमांड स्मॉल टाउन्स में आ रही है, जबकि मेट्रोज में ये सेंस आ रहा है कि एक अर्बन स्लो डाउन आ रहा है। क्योंकि आप तो फर्स्ट हैंड, मुझे याद है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कई साल पहले आपने डिसीजन लिया था कि मैं बॉम्बे से हैदराबाद जाके वहाँ से मार्केट देखेंगे और बहुत ही क्वालिटी लाइफ, थोड़ी डीप लाइफ, आप पढ़ने लिखने का आपको ज़्यादा मौका मिलता होगा, यहाँ नॉइजी है मामला। सो आपका क्या व्यू है कि जो नॉन मेट्रो सिटीज़ हैं वो किस तरह से कंजम्पशन कैटेगरीज को राइड कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग मैं जानता हूँ कि इस तरह के डिसीजंस ले रहे हैं? आप सही कह रहे हैं। मैं हैदराबाद में कई साल पहले शिफ्ट हो चुका हूं और हैदराबाद को भी मैं मेट्रो मानूंगा। हालांकि वो मुंबई के कंपैरिजन में उतना बड़ा शहर नहीं है, लेकिन हमारी भी आबादी यहाँ पे 1 करोड़ से ऊपर है और इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिटी ऑफ लाइफ के हिसाब से मुंबई से शायद कहीं बेहतर है। लेकिन आपने सही कहा कि अगर आप कंजम्पशन पैटर्न देखेंगे तो ऑब्वियसली जब भी स्लो डाउन होता है तो उसका ज़्यादातर इम्पैक्ट लोअर सेक्शन पे होता है, जहाँ पर पैसे ज़्यादा हैं वहाँ पर थोड़ा सा पैसा कम होने के कारण या आमदनी कम होने के कारण कोई अपना खर्चा कम नहीं कर देता है। तो ऑब्वियसली ऐसे माहौल में अगर कोई भी लग्जरी एंड पे आइटम होगा तो वहाँ पर खर्चा बरकरार रहेगा, बल्कि शायद कुछ हद तक बढ़ जाए, क्योंकि अभी आजकल आप बाहर नहीं जा सकते, इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं कर सकते, तो खर्चा भी शायद लोकल मार्केट में ही हो जाता है। जबकि जो थोड़ा कम आमदनी के लोग हैं वहाँ उनके लिए थोड़ी सी तंगी हो जाती है, दाम बढ़ रहे हैं, आमदनी बढ़ नहीं रही है और इसके साथ साथ बहुत लोगों की आमदनी खत्म भी हो चुकी है। अगर हम कह रहे हैं फॉर्मलाइजेशन हो रहा है भारतीय इकोनॉमी का, अर्थव्यवस्था का, और उसके कारण जीएसटी बढ़ रहा है, तो वो भी खर्चा फाइनली कंज्यूमर के पॉकेट से ही निकल रहा है। तो ये सब लेके ये
जरूरी है कि जब तक ओवरऑल वाइड स्प्रेड जीडीपी ग्रोथ नहीं आती है तब तक ये कहना सही रहेगा कि लग्जरी के एंड पे आपके मार्केट बरकरार रहेगा, लोअर एंड पे थोड़ा सा तंगी ही रहेगी। ये आप रियल एस्टेट में भी देख सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल पिछले कई सालों से, बल्कि मैं कहूँगा हालांकि आजकल बात हो रही है रियल एस्टेट की इन टर्म्स ऑफ हाउसिंग, हैदराबाद जैसे शहर में पिछले 4 साल से आप देखें तो रियल एस्टेट के दाम दुगने हो चुके हैं। तो क्योंकि यहाँ पर गिरावट पहले आई थी तो यहाँ पे बढ़त भी कई सालों से बरकरार है और अभी भी डिमांड काफ़ी तगड़ी है। आनंद, आप मैक्रो को भी देखते हैं, मैं आपसे स्टॉक्स और सेक्टर्स पे कॉल लूंगा, बट एक मैं आपसे व्यू ये लेना चाह रहा हूं कि वॉर का मैटर, इनफैक्ट गूगल सर्च में देख रहा था कि वॉर रिलेटेड गूगल सर्च का डेटा बहुत डिक्लाइनिंग ट्रेंड दिखा रहा है और अभी बाजार की एक नई वरी आ रही है। बाजार हमेशा कुछ नई चीज़ को ढूंढ लेता है वरी करने के लिए और फिर वॉल ऑफ वरी को क्लाइंब करता है, लेकिन और ग्रोथ धीमी होती हुई और इन्फ्लेशन ज़्यादा स्टिकी होता हुआ, ये एक नई वरी आ रही है। बहुत सारे लोगों से हम बात कर रहे हैं और ये कहते हैं कि अगर ऐसा माहौल बाहर थोड़ा चलता रहा तो एक्विटीज़ के ऊपर के गेंस पे कैप्ड रहेंगे गेंस। एक्विटीज़ ऐसे हाई इन्फ्लेशन लो ग्रोथ माहौल में कैसा बिहेव करते हैं और आपका क्या व्यू है इस इशू पे? तो देखिए, ये एक तरफ से कई लोग ये मानते हैं कि जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो उससे इक्विटी भी बढ़ती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो साथ साथ बाजार भी बढ़ता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि ये कहना इसके बराबर कहना है कि जब हम टेम्परेचर, अगर आप थर्मोमीटर में आपको टेम्परेचर ज़्यादा नहीं दिख रहा है तो आप उसको गर्म कर लें तो इकोनॉमी भी गर्म हो जाएगी। बेसिकली जब इंटरेस्ट रेट अपने आप घटा के रखा हुआ है और जीडीपी बढ़ नहीं रही है उतनी रफ्तार से जितनी बढ़नी चाहिए, तो ये माहौल कोई बहुत अच्छा नहीं है। और स्पेशली जब इन्फ्लेशन, आपने जैसे कहा कि वो काफ़ी कंसिस्टेंटली ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। भले आरबीआई या कोई यूएस फेड बोले कि हाँ इन्फ्लेशन जो है वो टेम्पररी है, ये कोई टेम्पररी बात नहीं है, बल्कि अगर आप ग्लोबल मैक्रो देखें, कई सालों से हमारा जो ग्लोबलाइजेशन का ट्रेंड था वो रुक गया था और अब शायद कुछ हद तक डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ चल रहा है। ग्लोबलाइजेशन एक सिंगल कारण था जिसके कारण जो इन्फ्लेशन था वो कंट्रोल में रहा था, क्योंकि आप कहीं भी सस्ता माल खरीद सकते थे और उसको आप आयात कर सकते थे। जैसे जैसे आप बैरियर्स टू ट्रेड बढ़ाएंगे, जैसे जैसे आपके इंपोर्ट टैक्सेस बढ़ेंगे और जैसे जैसे आप आत्मनिर्भर कर की बात करेंगे वैसे वैसे आपका खर्चा भी बढ़ता रहेगा। क्योंकि अगर आप पहले कॉम्पिटिटिव होते थे तो आपको वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आपको जब प्रोटेक्शन चाहिए इसका मतलब आप ग्लोबली कॉम्पिटिटिव नहीं है, और अगर आप ग्लोबली कॉम्पिटिटिव नहीं है और उसके बावजूद आदमी को खरीदना पड़ रहा है, ग्राहक को खरीदना पड़ रहा है, वो इसलिए है क्योंकि आपका दाम बढ़ाया गया है इंपोर्ट टैरिफ लगा के, तो वो दाम जो है वो इकोनॉमी में आएगा ही। तो मेरे हिसाब से इन्फ्लेशन इज हियर टू स्टे, हाई इन्फ्लेशन इज हियर टू स्टे। आरबीआई इज बिहाइंड द कर्व। आरबीआई को बहुत दिन पहले इंटरेस्ट रेट बढ़ा देना चाहिए था, लेकिन वो इसलिए नहीं बढ़ा रहे हैं क्योंकि जीडीपी ग्रोथ जो है वो उतनी अर्थव्यवस्था में बढ़त नहीं आ रही है जितनी आनी चाहिए। तो ये वक्त ऐसा है कि अगर ग्रोथ नहीं आ रही है, आपके अर्निंग्स एस्टिमेट बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप माइक्रो लेवल पर देखें, जो एनालिस्ट ने एस्टिमेट लगा के रखा हुआ है कि इस साल बहुत अच्छे नंबर आएंगे, अगले साल भी उसके पश्चात 20% और बढ़त आएगी, तो ये कहना मुश्किल है। क्योंकि या तो आपके मार्जिन स्क्वीज हो जाएंगे क्योंकि आपका वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, और अगर आपने दाम नहीं बढ़ाए वॉल्यूम को बरकरार रखने के लिए तो आपके मार्जिन स्क्वीज हो जाएंगे। तो ये अर्निंग्स ग्रोथ जो आप दिखा रहे हैं वो होने वाली नहीं है। जैसे कई साल पहले, पिछले साल को छोड़ के अर्निंग्स ग्रोथ बिगनिंग ऑफ द ईयर में हाई दिखती थी और उसके बाद कम होती जाती थी। मेरा मानना ये है कि इस साल भी वही रहेगी और इसके कारण आपका बाजार के ऊपर प्रभाव जरूरी पड़ेगा कि ऊपर की तरफ जब भी जाएगा तो थोड़ी सी रुकावट आएगी। आनंद, आप ये तो कह रहे हैं कि ठीक है आरबीआई ने दाम परसेंटेज नहीं बढ़ाया, ब्याज दरें नहीं बढ़ाई हैं और हो सकता है कॉर्पोरेट अर्निंग पे प्रेशर दिखे, लेकिन ये बात भी उतनी इंपॉर्टेंट है कि आईएमडी और स्काईमेट दोनों ये भी कह रहे हैं कि इस बार फिर से मॉनसून नॉर्मल रह सकता है। कुछ फ़र्क पड़ेगा आपकी इस बात से अगर ये आईएमडी ये कहता है कि हाँ नॉर्मल मॉनसून होगा? देखिए, एक चीज़ फ़ायदा हो सकता है कि इस बार क्योंकि ग्लोबली कमोडिटी प्राइसेस हाई हैं और हम काफ़ी सारा वीट खरीदते हैं, तो अगर हम वीट खरीद के और उसको ग्लोबली एक्सपोर्ट कर सकें तो उसमें आपको शायद पहली बार फ़ायदा हो जाए। अभी तक जो है हम हमेशा जब भी एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ खरीदते हैं तो उसको स्टोरेज, उसका कॉस्ट ऑफ होल्डिंग और उसके बाद उसका पीडीएस में बेचना, सब में नुकसान होता है।
क्योंकि हमने इस बार थोड़ा सा एक्सपोर्ट किया है क्योंकि यूक्रेन के कारण बहुत ज़्यादा दाम बढ़ चुके हैं। अगर हम उसको जल्दी से एक्सपोर्ट करके उतना कैरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट ना लगाएं तो शायद इस बार एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ में थोड़ी सी आपको मुनाफा हो सकता है, और इसका मतलब ये होगा कि एक्चुअली एग्रीकल्चरल ग्रोथ अच्छी हो सकती है, एग्रीकल्चर की आमदनी अच्छी हो सकती है और शायद इसमें फार्मर्स को फ़ायदा हो जाए। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि डोमेस्टिक प्राइसेस नहीं बढ़ने चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी हद तक इन्फ्लेशन हाई है और फूड के प्राइसेस बढ़ेंगे तो उसका पॉलिटिकल रेमिफिकेशन भी काफ़ी रहता है। तो ये एक मतलब आपको एक बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ता है। लेकिन अगर मानसून अच्छा रहा और एग्रीकल्चरल कमोडिटीज अच्छे दाम पे बिक गए तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव हो जाएगा रूरल इकोनॉमी के लिए। गुड आफ्टरनून, प्रियंका यार। एक और अब बड़ा जो डोमेस्टिक ट्रिगर है वो कॉर्पोरेट अर्निंग्स है, और अब से नहीं, बाजार तो काफी समय से इसे फोकस कर भी रहा है। हम देख रहे हैं कि जिस तरह से जीआरएम्स बढ़ने का एक आपको क्लियर इंपैक्ट रिलायंस की चाल से दिखाई दे रहा है, एफएमसीजी पे डेंट पड़ने की उम्मीद है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स शायद यहाँ से मार्जिन प्रेशर हो सकता है। अगर आपने कुछ रीडिंग्स की हो कि किस तरह की कॉर्पोरेट अर्निंग्स एक्सपेक्ट करनी चाहिए और कहीं से कोई पॉजिटिव सरप्राइज किसी सेक्टर से जहां आपको लगता है कि अपॉर्चुनिटीज बाइंग की बनती होंगी? देखिए, अगर आप साल के पहले स्टार्टिंग से देखें तो देयर आर ओनली 2 सेक्टर्स जहां पे जो ड्राइव कर रहे हैं कॉर्पोरेट अर्निंग्स को। ओवरऑल सेंसेक्स या निफ्टी लेवल पे कॉर्पोरेट अर्निंग्स आ रहे हैं सिर्फ कमोडिटीज और यानी कि मेटल्स इन आर केस, और उसके साथ साथ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, क्योंकि बैंक्स में एनपीए खत्म हो गए हैं, कॉर्पोरेट बैंक्स में देयरफॉर अर्निंग्स की काफी हद तक रिकवरी होने वाली है। बाकी जितनी अर्निंग्स है वो मोर और लेस जितने बैंड में थी उतनी ही है। इसमें से कौन से में पॉजिटिव ग्रोथ हो सकता है? अगर आप देखें मेटल्स के दाम जितना अनुमान के हिसाब से था उससे कहीं ज्यादा बढ़ चुके हैं, और अभी जो भी संकेत आ रहे हैं उससे लगता है कि वो और बढ़ के रहेंगे। सिमिलरली एनर्जी बास्केट में जितने भी आप दाम जो भी अज्यूम करके रखा था एवरेज एनालिस्ट ने, उसमें उससे कहीं ज्यादा ऑलरेडी कच्चे तेल के दाम बढ़ चुके हैं, गैस के दाम बढ़ चुके हैं, और अगर उसको आप पास ऑन करना शुरू कर दें कंज्यूमर को तो वहां पे भी आपको मुनाफा जितना एस्टिमेट था उससे ज्यादा हो सकता है। मेरे हिसाब से क्रेडिट ग्रोथ अभी तक खास नहीं आई है। अगर क्रेडिट ग्रोथ पिकअप होती है तो इंडस्ट्री फेसिंग बैंक्स में भी जो आपने अनुमान किया था शायद उसके करीब आ सकता है। अदरवाइज वहां पे नेगेटिव सरप्राइज होने की संभावना है, बट फिर भी अगर वहां नेगेटिव सरप्राइज भी होगी उसके बावजूद अर्निंग्स ग्रोथ वहां पे पॉजिटिव रहेगी और काफी हद तक रहेगी, क्योंकि वहां पर आपका बेस बहुत कम था। बाकी सारे क्षेत्रों में जहां पे अनुमान बहुत ऑलरेडी एलिवेटेड था, आप समझ के चल सकते हैं कि वहां पे या तो मार्जिन प्रेशर ज्यादा हो जाएगा इसलिए अनुमान कम हो जाएंगे, या टॉप लाइन ग्रोथ उतनी होगी नहीं जितना लोगों ने अनुमान किया है और उसके कारण अर्निंग्स कम हो जाएगी। राइट। आनंद, इस समय नेक्स्ट 18 से 24 महीने का व्यू लेके अपने पोर्टफोलियो किस तरह कंस्ट्रक्ट कर रखा है आपने? देखिए, हम ज़्यादा नियर टर्म ट्रेडिंग नहीं करते हैं, इसलिए हमारा जो पोर्टफोलियो है वो थोड़ा सा लॉन्गर टर्म रहता है। तो इसमें आपको कई पीरियड ऐसे होते हैं जहां पे आपका पोर्टफोलियो अंडर परफॉर्म करता है। लेकिन अगर आपको मार्केट परफॉर्मिंग पोर्टफोलियो चाहिए या आउट परफॉर्मिंग पोर्टफोलियो चाहिए तो सबसे पहले आपको ये समझ के चलना चाहिए कि इस साल काफ़ी कठिनाई होने वाली है बहुत ज़्यादा पैसा बाजार से बनाने में। वॉलेटिलिटी हाई है, अगर आप टाइम कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया, अगर टाइम नहीं कर सकते हैं तो इसमें यही बेस्ट रहेगा कि इस साल आपकी जो एक्सपेक्टेशन है बाजार से वो काफ़ी हद तक सिंगल डिजिट में कर लें। हो सकता है कि 10-12% बन जाए, बट उससे ज़्यादा मुश्किल दिख रहा है इस वक्त। आपका स्टार्टिंग बेस काफ़ी हाई था, वो थोड़ा सा करेक्ट हुआ है, लेकिन अभी भी उतने लेवल पे नहीं आया जहाँ पे आप कह सकते हैं कि बाजार सस्ता है। तो वॉलेटिलिटी आपकी बरकरार रहेगी। अगर आप 2-3 साल की बात करें तो फिर आपको वही सेक्टर देखने हैं जहां पर कंसिस्टेंट ग्रोथ आ सकती है, और वो जैसे वो आपको वही पुरानी सेक्टर्स में ले जाएगा, प्राइवेट सेक्टर, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एफएमसीजी, फार्मा, मे बी केमिकल्स नाउ, तो उस तरह के क्षेत्रों में रह जाएगा। तो आपको अगर लॉन्गर टर्म पोर्टफोलियो लेना है तो ये गिरावट आपके लिए अच्छा टाइम है कि आप उस तरह के क्षेत्रों में निवेश कर सकते। राइट, श्योर। आनंद, ये जो सेकंड अभी जो अर्निंग्स आने वाले हैं, क्वार्टरली अर्निंग्स, क्या इसके अंदर मार्जिन प्रेशर का जो इशू है वो कंज्यूमर सेक्टर में आएगा? काफ़ी हद तक आपको मेटल्स में दिखाई देगा, मैन्युफैक्चरिंग, जो भी मेटल यूजर्स हैं, क्या ये पूरी तरह फैक्टर इन हो गया है, या अभी जब रिजल्ट्स आना शुरू होंगे तब उन सारे सेक्टर जहां जहां मार्जिन इशू का एक्सपेक्टेशन है वो और दबाव में आ सकते हैं? सीमेंट भी एक ऐसा स्पेस है। मेरे हिसाब से अभी तक मार्केट में जो करेक्शन देखा है वो ज़्यादा मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे हुआ है, क्योंकि कच्चे तेल के दाम बढ़ गए हैं, गैस के दाम बढ़ गए हैं, और ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी काफ़ी हो गई है ग्लोबली।
अर्निंग्स का कोई प्रभाव मुझे नज़र नहीं आता है। अभी भी जो है जोटी कंपनियां निवेशक खरीद रहे हैं और ये अनुमान लगा के चल रहे हैं कि जिस तरह की ग्रोथ पिछले 2-3 सालों में आई है वो बरकरार रहेगी। तो अगर मार्केट में अगर मार्जिन प्रेशर नजर आना शुरू होता है और अनुमान से हटके अर्निंग्स में दबाव आता है तो नीचे की संभावना अभी भी खुली हुई है मेरे हिसाब से। ऑलराइट, शुक्रिया बहुत बहुत आनंद, आज अपना समय देने के लिए, हमारे व्यूअर्स के साथ अपनी व्यूअर आउटलुक शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए एक बार मार्केट्स पर रुक करते हैं और अब हमारे साथ टेक्निकल एनालिस्ट भी हमसे जुड़ गए हैं। हमारे साथ रुचित जैन हैं और साथ ही हमारे साथ ब्रजेश भी हैं। वेलकम टू बोथ ऑफ यू, गुड आफ्टरनून। पहले तो एक क्विक व्यू, रुचित बाजार पर क्या लग रहा है? हम देख रहे थे 17,150 ये एक सपोर्ट बोला जा रहा है, लेकिन हालांकि सम पॉइंट्स मोर और लेस, बट उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है मार्केट। अगर यहाँ से 17,000 के पास जाकर अगर ब्रीच करता है तो शायद वहाँ वरी होनी चाहिए। आप इन लेवल्स पे किसी तरह की वरी देख रहे हैं या फिर आपको लग रहा है एक छोटी कंसोलिडेशन एंड मार्केट विल बाउंस बैक? वेरी गुड आफ्टरनून। अगर मार्केट्स में देखें तो प्रोबेबली हमने पिछले कुछ दिनों में एक टाइम वाइज करेक्शन देखा है जहां पे 17,400 17,500 के आसपास एक रेजिस्टेंस प्लेस हुआ है और नीचे 17,000 17,100 ये एक सपोर्ट रेंज है। इवन अभी क्योंकि हम मंथली ऑप्शंस की सीरीज के वीक में प्रवेश हमने किया है, तो अगर आप ऑप्शंस के डेटा देखें तो 17,000 के जो पुट राइटिंग की पोजीशंस है वो अभी भी इंटैक्ट है। यानी यहाँ पे जब तक ये पुट राइटर्स अपनी पोजीशंस अगर अनवाइंड नहीं करते तो आई थिंक 17,000 का सपोर्ट यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। तो इनकेस 17,000 का लेवल ब्रीच होता है तो ही मार्केट के लिए ज्यादा वरीसम फैक्टर रहेगा। अदरवाइज करंटली तो यही अनुमान लगाया जा रहा है कि ये कंसोलिडेशन फेज है जिसमें हम 17,000 का एक सपोर्ट इंटैक्ट देखेंगे और ऊपर 17,300 के आसपास रेजिस्टेंस देखेंगे। ओके ब्रजेश, व्हाट वुड बी योर व्यू? आप कैसे देख रहे हैं यहाँ पर, किन लेवल्स को इंपॉर्टेंट सपोर्ट देख रहे हैं यहाँ? सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए, अगर हम ओवरऑल इंडेक्स की बात करें निफ्टी और बैंक निफ्टी की, तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लमेटिक है वो बैंक निफ्टी सपोर्ट नहीं कर रहा है। अगर बैंक निफ्टी सपोर्ट करे तो डेफिनेटली निफ्टी कैन आउट परफॉर्म। नो डाउट देयर आर फ्यू सेक्टर्स लाइक ऑटो या मेटल दे आर गिविंग, बट बैंकिंग अपने आप में एक वेटेज लेके चलता है और बैंकिंग के अगर हम हैवी वेटेज को अगर देखें तो एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस, कोटक, तो वो भी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो ट्रेंड मेरा मानना ये है दोनों इंडेक्स के लिए वीक है। निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो 16,800, ऊपर में अगर मैं बोलूं तो 17,400 17,500, और अलार्म साइन चालू हो जाएगा अगर वो 16,800 के नीचे बंद देता है तो निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का इमीडिएट जो सपोर्ट है वो आपका 35,100 के आसपास आ रहा है, और अगर दूसरा सपोर्ट देखूं तो 34,600 के आसपास में आ रहा है। रेजिस्टेंस की बात करूं तो 35,800 और उसके ऊपर चला तो 36,200 के आसपास में आ रहा है। ट्रेंड वीक है। मेरा ऐसा मानना है अगर निफ्टी को अगर हम लेके चलें तो निफ्टी में अगर कोई भी उछाल आता है तो एक बार आप बेच के ही चलिए। बेचने की अगर लेवल की अगर मैं फ्यूचर प्रमाणे अगर मैं बोलूं तो 17,140 के आसपास में ट्रेड हो रहा है। 17,180 से लेके 17,200 के आसपास अगर कोई उछाल आता है इसी एक घंटे के दौरान तो एक बार आप बेच के चलिए। 17,270 का आप स्टॉप लॉस लगा के चलिए, और नीचे में अगर आप टारगेट की बात करें या सपोर्ट की बात करें तो जैसे मैंने कहा 17,000 और उसके नीचे चला तो 16,800, तो आप एक बार आप 16,850 16,900 का टारगेट ले सकते हैं। ओके, ठीक है। तो ये इंडेक्स पे व्यू हो गया। अब हम शेयर्स के सिलसिले को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, शेयर्स पूछना शुरू करते हैं और रुचित से पहला शेयर्स पता करते हैं। रुचित, आज पीवीआर अच्छा चल रहा है, इसको कैरी करके जाना चाहिए या फिर छोड़ दें आज? नमस्ते डिम्पी जी। अगर देखेंगे तो इनफैक्ट ज़्यादातर जो अनलॉक थीम के शेयर्स है उनमें काफ़ी अच्छा बाइंग मोमेंटम है। आप वेदर आप पीवीआर या ये क्षेत्र के शेयर्स देखे या होटल क्षेत्र के शेयर्स देखे, इवन इंडिगो एयरलाइंस जैसे ये सब जो भी अनलॉक थीम के शेयर्स है उनमें काफ़ी अच्छी बाइंग हो रही है। पीवीआर में आज का वॉल्यूम देखेंगे तो डेली एवरेज जो वॉल्यूम्स होता है उससे काफ़ी अच्छा वॉल्यूम आज स्टॉक में हुआ है। तो यूजुअली जब ऐसे अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में प्राइस में बढ़त आती है तो वो आउट परफॉर्मेंस शॉर्ट टर्म में कंटिन्यू रहती है। तो ऊपर ये 1900 तक ये अपमूव एटलीस्ट नियर टर्म नेक्स्ट 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में एक्सटेंड हो सकता है। तो कोई भी अगर पोजीशंस है तो डेफिनेटली ये स्टॉक में बने रहना चाहिए। रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस घटते हुए मार्केट में भी दिखा रहा है तो ये स्ट्रेंथ की साइन है और 1900 तक के टारगेट्स के लिए होल्ड करें। से इंडस टावर का स्टॉक समझना चाहूँगा। उसमें आज एक जो भारती की आज एक एनालिस्ट मीट हुई है गुड़गांव में, 2 साल के बाद उन्होंने एक फिजिकल एनालिस्ट मीट की। वहाँ पे कुछ कमेंट्री आई है जिसकी वजह से ये स्टॉक रिस्पॉन्ड कर रहा है।
पहले वो सौमित से जान लेते हैं, उसके बाद हम आपसे चार्ट्स पे चेक लेंगे। लेकिन सौमित हमारे साथ हैं ये बताने के लिए कि उसके अंदर क्या कमेंट्री निकल के आई है। सौमित, इनफैक्ट पहले चार्ट चेक ले लेते हैं ब्रजेश, सौमित को ज्वाइन करने में भी 30 सेकेंड्स और लगेंगे। आप चार्ट से बताएंगे, 213 रुपए नीचे है, आज 200 के आसपास आ रहा है। तो अगर अजय जी आप चार्ट को देखेंगे, इंडस टावर को डेली चार्ट को देखिए, तो एक लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन में ट्रेड हो रहा है। टेक्निकल पैरामीटर के हिसाब से ये नेगेटिव व्यू है, वन। सेकंड पार्ट अगर आप देखेंगे कि आज एक बेरिश कैंडल एंगल्फिंग कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन हुआ है, वो दूसरा पार्ट रहा कि बेयर साइड का है। तीसरा एक और चीज अगर आप नोटिस कीजिए, इसके डेली चार्ट को अगर आप देखेंगे तो लगभग 195 का पिछले एक स्विंग लो था इसका, that was made on 5th of August 2021। वहां से एक रैली पकड़ के ये 332 के आसपास ने इसने एक हाई बनाया था 28 सितंबर को। तो इसने एक दोबारा रीटेस्ट किया 195 को। तो मेरा ऐसा मानना है कि 195 को अगर ब्रेक करता है तो एक बार आप सेल की एग्रेसिव सेल कर सकते हैं, और उसमें जो स्टॉप लॉस रहेगा वो आपका रहेगा 205 का, और नीचे में जो टारगेट खुलेंगे वो आपका 180 182 के खुल जाएंगे। तो ट्रेंड वीक है, जस्ट वेट कीजिए 195 को एक बार ब्रेक होने के लिए, और उसके बाद में आप अपना सेल को जनरेट कर सकते हैं। सौमित से समझते हैं कि कमेंट्री में क्या निकल के आया। सौमित बताइए। हेलो या सो सर, अगर आप देखते हैं तो इंडस टावर्स के बारे में उन्होंने ये कहा है कि वो जो 4.7% स्टेक खरीदने वाले हैं वोडाफोन PLC से, ये पहले ही डिस्क्लोज कर दिया था कि वो 4.7% स्टेक खरीदने वाले, बट इसका प्राइस अब तक डिस्क्लोज नहीं किया था। तो आज के एनालिस्ट मीट में गोपाल विट्ठल ने कहा है कि ये जो शेयर परचेस होगा वो 190 to 192 के प्राइस पे होगा। अब जब ये अनाउंसमेंट हुआ था तब इंडस टावर्स करीब 214 के आसपास ट्रेड कर रहा था, और इसी कारण हमें ये डिक्लाइन देखने को मिला है शेयर प्राइस में, क्योंकि एक सिग्निफिकेंट डिस्काउंट में भारतीय एयरटेल स्टेक खरीदने वाला है इंडस टावर्स में। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि आगे जाके भी वो थोड़ा सा स्टेक और इंक्रीज़ कर सकते हैं इंडस टावर्स में, बट इवेंचुअली वो मोनेटाइज करने वाले हैं अपना ये जो स्टेक है इंडस टावर्स में। तो ये उन्होंने कहा है इंडस टावर्स के बारे में। और बाकी के एनालिस्ट मीट में उन्होंने 5G पे जो एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की थी, वो ये कहा है कि जो आइडियल टाइम रहेगा 5G इन्वेस्टमेंट करने का वो FY24 में होगा, क्योंकि तब तक जाके अगर आप देखेंगे तो जो मोबाइल पेनिट्रेशन है 5G का वो 25 to 30% में इंक्रीज़ हो जाएगा। अब याद रखिएगा, गवर्नमेंट का इंटेंशन है कि 5G कंट्री में 2022 के एंड तक शुरू करने का, बट एक इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी बोल रही है कि आइडियल टाइम 5G इन्वेस्टमेंट का FY24 होगा। उसी के साथ वो जो उनका होम ब्रॉडबैंड बिजनेस है उस पर उन्होंने जो टारगेट रखा है वो काफ़ी ही अग्रेसिव रखा है। उनका FY25 तक का होम पासेस का टारगेट 40 मिलियन का है, और अभी अगर करंट लेवल पे आप देखेंगे तो करीब 16 मिलियन का होम पासेस ही है उनका। और उसी के साथ अगर आप देखते तो कॉस्ट सेविंग इनिशिएटिव्स में कंपनी ने ये कहा है कि वो काफ़ी मल्टीपल कॉस्ट सेविंग इनिशिएटिव्स पे काम कर रहे हैं, जैसे डीजल कंजम्पशन को कम करने का, पावर यूसेज को कम करने का। बट आगे जाके जितनी भी कॉस्ट इंक्रीमेंटल कॉस्ट सेविंग्स होगी वो पहले के कॉस्ट सेविंग के कंपैरिजन में थोड़ी कम ही होगी, क्योंकि पहले कॉस्ट सेविंग्स काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी भारतीय एयरटेल के लिए। और उसी के साथ आखिर उन्होंने ये भी कहा है कि जो उनका फाइबर एसेट्स में स्टेक है, डेटा सेंटर में जो बिजनेस में स्टेक है, और बांग्लादेश का बिजनेस का जो स्टेक है, वो आगे जाके ये स्टेक्स को भी मोनेटाइज कर सकती है। राइट, थैंक्स वेरी मच फॉर दैट सौमित। तो ये तो मामला हो गया 10% डिस्काउंट वाला, इसकी वजह से इंडस टावर नीचे है। चार्ट्स अभी तक 195 भी जा सकते हैं, ऐसा ब्रजेश कह रहे हैं। रुचित, एक दूसरा स्टॉक लेके आते हैं। हमने पहले भी स्वदेश पे यहाँ डिस्कस किया था, जिस हिसाब से इंडियन होटल के QIP में बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स आया, जिन लोगों को माल नहीं मिल पाया वो भी फंड मैनेजर्स मुझे बता रहे हैं कि वो फ्रेश मार्केट से ले रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमने देखा कि दूसरे होटल स्टॉक्स हैं जैसे लेमन ट्री, वो भी आज 8-9% ऊपर है, वहाँ फंड बाइंग चल रही है। हमने 2-3 दिन पहले भी डिस्कस किया था। इस कंपनी ने अपने कोविड के दौरान भी इन्होंने अपने रूम ऐड किए थे, अब इनके पास 8,500 रूम्स हो गए हैं। और ऐसे में जबकि वॉल्यूम तो है ही इनके पास, प्राइस बढ़ा रहे हैं ये लोग। सब लोग जानते हैं कि कैसे होटल रूम्स अब महंगे महंगे मिल रहे हैं। चार्ट्स पे क्या लगता है, 60 रुपये पे आ गया ये? सर्टनली जो अनलॉक थीम हम देख रहे हैं मार्केट में, जहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट बन रहा है, वहाँ पे होटल शेयर्स में काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में खरीदारी हो रही है। इंडियन होटल्स की जैसे आपने बात की कि QIP के लॉन्च होने के
बाद में भी हायर प्राइसेस पे ये स्टॉक्स में बाइंग इंटरेस्ट देखा जा रहा है। और आज की सेशन में जो प्रीवियस स्विंग्स हाइस थे इंडियन होटल्स में 225 227 की रेंज के, उसके ऊपर भी स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। तो हमें लग रहा है कि ये थीम आगे भी चल के कंटिन्यू रहेगी और उनका आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा। इंडियन होटल्स में टारगेट के पर्सपेक्टिव से 245 के टारगेट्स हमें लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में देखे जा सकते हैं। इसके अलावा इवन लेमन ट्री होटल्स में आज जो प्राइस अपमूव आया है उसमें सिमिलर काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में प्राइस अपमूव आया है। और यहाँ पे जो रेसिप्रोकल रिट्रेसमेंट थ्योरी के हिसाब से अगर टारगेट प्रोजेक्शंस निकाले जाए तो लगभग 68 रुपए के टारगेट्स इमीडिएट शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर स्टॉक में देखने मिल सकते हैं। अजय जी, मैं और एक स्टॉक ये थीम में ऐड करना चाहूंगा, वो है EIH लिमिटेड। ये स्टॉक भी देखेंगे तो आज एक अच्छे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट ये स्टॉक ने दिया है, एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, अच्छे वॉल्यूम्स है। आई थिंक विद इन द होटल स्पेस इवन EIH लिमिटेड में पोटेंशियल काफी अच्छा है शॉर्ट टर्म में अपमूव के, और 160 तक का लेवल्स EIH लिमिटेड में ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से देखा जा सकता है। तो यहाँ पे भी 142 के स्टॉप लॉस से अगर कोई फ्रेश पोजीशंस बनानी है तो खरीदारी कर सकते हैं 160 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, तो आप इंडियन होटल के साथ साथ EIH पे भी रिकमेंडेशन दे रहे हैं बाय की। आज मार्केट को देख के ऐसा लग रहा है कि 17,000 तोड़ेगा नहीं, 17,200 के ऊपर आएगा नहीं। भले आपको ओपनिंग और इसका हाई 17,300 वाली कैटेगरी के अंदर आसपास दिख रहा हो, वो सब आज झूठ है। आज मार्केट के सिल्वर लाइनिंग तो 17,000 17,200 के बीच की है। सिर्फ जद्दोजहद यहीं चल रही है। 200 के ऊपर बंद हो गए तो ठीक है, 200 के नीचे बंद हुए तो वीक है। ठीक है और वीक है, ये वाला कंसेप्ट है। खैर आगे बढ़ते हैं। कुछ एक शेयर्स आते हैं बार बार। आज हमारी लिस्ट में वो शेयर्स आ रहे हैं जहाँ पे ऑटो पैक के अंदर है, जैसे कि हीरो मोटोकॉर्प सुबह ठीक खोला था। बजाज ऑटो आज 1.5% ऊपर बंद हो रहा है। ब्रजेश, एक बार जरा बजाज ऑटो के चार्ट चेक करेंगे आप? तो डिम्पी जी, मैं ये कहूंगा कि बजाज ऑटो का चार्ट कंपैरेटिवली हीरो मोटोकॉर्प के चार्ट से थोड़ा बेटर है, बाई साइड में है। अगर हम बजाज ऑटो के चार्ट को देखें तो इस समय 3,648 के आसपास में ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल ट्रेंड मजबूत है। शॉर्ट टर्म के लिहाज से मैं यही कहूंगा कि थोड़ा सा डिप अगर आता है 3,620 के नीचे अगर ये ट्रेड होता है और वहां पर मिलता है तो थोड़ा बेटर रहेगा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अनुसार। 3,520 का हम स्टॉप लॉस लगा के बाई करने की सलाह देंगे। और ऊपर में अगर हम टारगेट की बात करें तो लगभग 3,770 3,775 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी रहेगी बजाज ऑटो के लिए। ओके ठीक है, बाइंग ऑन डिप्स आप यहाँ पे कर सकते हैं, ये बजाज ऑटो के अंदर है। इसके अलावा कुछ एक और शेयर भी है। अच्छा एक और बात, ये 2600 के ऊपर रिलायंस इंडस्ट्रीज कितना चल सकता है ब्रजेश जी? ये 2600 के ऊपर भी टिका रहेगा और 2700 2800 जा सकता है या फिर थोड़ा ठंडा होगा? देखिए डिम्पी जी, अगर हम इसके डेली चार्ट को देखें तो इसमें एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन पैटर्न बना है, जिसका इंडिकेशन है कि लगभग 2,990 से लेके 3,000 तक के लेवल आप देख सकते हैं। बट वो इमीडिएटली नहीं आएंगे। अगर किसी का टाइम फ्रेम 3 महीने से 6 महीने के लिहाज से तो डेफिनेटली देख सकते हैं। रही बात आपका प्रश्न कि 2600 के ऊपर कहाँ एक्टिविटी लग रही है, तो मेरा ऐसा मानना है कि 3,599 के आसपास भी ये ट्रेड होता हुआ दिख रहा है अभी हाल फिलहाल में। रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो इसका रेजिस्टेंस इमीडिएट बेसिस पे आपको 3,655 3,660 के आसपास का है। सपोर्ट की अगर मैं बात करूं, जो आप एक स्टॉप लॉस बतौर काम कर सकते हैं, वो आपका लगभग 2,540 के आसपास में निकल के आ रहा है। तो मेरी ऐसी सलाह है कि इसमें भी अगर थोड़ा सा डिप आता है, एक 20 से 25 रुपए का एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है, तो आइडल लेवल जो बाइंग करने का रहेगा वो लगभग इसका 2,570 2,580 के बीच में रहेगा। वहां पर अगर मिलता है तो आप बाइंग कीजिए। 2,540 का आप स्टॉप लॉस लगाइए और 2,650 या 55 का जो टारगेट दिया वो आप देख सकते हैं। मेरे मानना ये कि आपको एक हफ्ते में वो लेवल आपको रिलायंस इंडस्ट्री दिखा देगा। एक हफ्ते में आपको रिलायंस पे लेवल दिखते हैं। तो जीआरएम्स इंप्रूव होने के चलते आप देख रहे हैं सिंगापुर के जीआरएम, जिसके बाद हमने देखा रिलायंस में अप मूव है और अब तक कंटिन्यूड है। आप 2400 के लेवल से लगातार इसे चलते हुए देख रहे हैं। इनफैक्ट उससे भी नीचे से ये चलते हुए देख रहे हैं। इस वक्त आप कुछ और काउंटर्स मिड कैप स्पेस से एफएनओ स्पेस में अगर हाईएस्ट काउंटर देखें तो कॉनकॉर, इसमें 11% की तेजी है आज, अच्छे खासे वॉल्यूम्स भी हैं। इस पर क्या व्यू बन रहा है ब्रजेश? कॉनकॉर में क्या कर सकते हैं? क्या प्रॉफिट बुक कर लें या फिर जिस तरह की तेजी सुबह से ही दिखा रहा है अभी भी और मोमेंटम बाकी है? प्रियंका जी, एक डाउनवर्ड चैनल स्लोप में ये ट्रेड होता हुआ दिख रहा है ये स्टॉक। और हाल फिलहाल में आई वाज इन सम अदर बिजनेस चैनल,
तो ये मैंने उस टाइम भी रिकमेंड किया हुआ था करीबन 690 के आसपास में। तो इसका एक है कि डाउनवर्ड चैनल स्लोप में ये ट्रेड हो रहा है डेली चार्ट में, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ है, वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है, वो दर्शाता है आपका पॉजिटिविटी इन द स्टॉक, बुलिशनेस। ये मौजूदा भाव पे आप ले सकते हैं अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया आपका, अगर आपका 1 महीने से 2 महीने का नजरिया, तो ये मौजूदा भाव में आप लेके चलिए, बाई साइड में है ये 640 का आप स्टॉप लॉस लेके चलिए। और ऊपर का जो टारगेट है वो लगभग आपका जो 52 वीक हाई है 750 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 754 या 55 का 52 वीक हाई है, वो आपका इनिशियल टारगेट रहेगा। तो बाई ऑन डिप की स्ट्रेटेजी है, या मौजूदा भाव में लेना चाहे तो मौजूदा भाव में भी ले सकते हैं कॉनकॉर्ड, क्योंकि जिसे मैंने कहा कि बुलिश साइड में है। यानी यहाँ से 50 से 55 रुपए और आपको ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। और फिलहाल ये तेजी है, इसके बावजूद भी और मोमेंटम बाकी है, ऐसा ब्रजेश मानते हैं। रुचित, MCX पर लगातार पिछले 2 दिन से हम तेजी देख रहे हैं। आज भी आपको, अब तो खैर थोड़ा नीचे आ गया, सुबह खुला था तो ये 4-5% के पास था। जिस तरह से कमोडिटीज़ की दूसरी कमोडिटीज़ की भी ऑप्शंस की अब इजाज़त मिल गई है, MCX पर पॉसिबल हो पाएगा, तो उसके चलते हम देख रहे हैं कि अच्छी तेज़ी स्टॉक में भी है। मोमेंटम जितना आना था आ गया, या आपको लगता है कि 1600 तक के लेवल्स दिखा देगा यहाँ से सम 8-10% मूव? ये अगर पिछले कुछ महीनों में देखें तो प्राइस वाइज करेक्शन तो ऑलरेडी हाई लेवल से आ चुका है, जहां पे अक्टूबर में हमने स्टॉक में लगभग 2100 से भी ऊपर के हाईज देखे थे। 2100 से लेकर ऑलमोस्ट 1200 के लोज रिसेंटली बनाए हैं। तो अगर ये पुल बैक मूव भी थोड़ा एक्सटेंड होता है तो एटलीस्ट इसके 200 दिन का मूविंग एवरेज टेस्ट होने चाहिए, जो 1550 के आसपास प्लेस्ड है। शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस ने मीडियम टर्म को पॉजिटिव क्रॉसओवर दिया है, तो हमारा मानना है कि 1550 के लेवल्स एटलीस्ट मिनिमम टेस्ट होने चाहिए। तो अगर कोई एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो अभी फिलहाल 1380 पे इसका सपोर्ट बेस शिफ्ट हुआ है, तो 1380 का स्टॉप लॉस और 1550 ये ट्रेड सेटअप से एक पॉजिटिव बाय से ट्रेड करना चाहिए। रुचित, मैं भी आपसे ना शुगर स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा। एक ज़बरदस्त रैली के बाद और काफ़ी अच्छी रैली के बाद वहाँ पे एक करेक्शन आ रहा है, क्योंकि खबर ये आई है कि शायद एक्सपोर्ट की लिमिट्स में कैपिंग हो जाएगी। इसको समझ लेते हैं विश्व मोहन से, फिर मैं बलरामपुर द्वारिकेश की आपसे चार्ट चेक्स लूंगा। लेकिन विश्व मोहन, सबसे पहले ये बताइए खबर क्या है, क्यों इतना अपसेट हो गया मार्केट शुगर स्टॉक्स को लेके? देखिए, शुगर स्टॉक में आज जो गिरावट की सबसे बड़ी वजह यह है कि सरकार शुगर एक्सपोर्ट पर अब लिमिट लगाने की तैयारी कर रही है, और 6 साल में पहली बार होगा कि इस तरह की कैपिंग लगाई जाएगी। और 80 लाख टन शुगर एक्सपोर्ट इस साल एक्सपोर्ट करने की कोशिश सरकार की, उससे ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं करना चाहता। और इस सीज़न की अब तक अगर बात करें तो करीब 72 लाख टन एक्सपोर्ट के कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं। हालांकि अभी भी रूम बचा हुआ है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट इतने तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो सरकार को लग रहा है कि अगर एक्सपोर्टर अगर अनकंट्रोल किया जाए तो एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाएगा और रिकॉर्ड उत्पादन के बाद भी स्टॉक कम हो सकते हैं। इस वजह से सरकार की तैयारी चल रही है। तो सरकार की मंशा यही है कि शुगर एक्सपोर्ट पर यहाँ पर लिमिट लगाई जाए, क्योंकि जब सीजन के अंत में हम जाएंगे 30 सितंबर के आसपास, तो उस समय क्लोजिंग स्टॉक के तौर पर आपको 65 लाख कम से कम शुगर का स्टॉक होना चाहिए, ताकि अगले सीजन पर बहुत ज़्यादा दबाव नहीं हो। तो इस वजह से सरकार की एक पहले से तैयारी, क्योंकि पहले भी हमने देखा कि दलहन और तिलहन के मामले में भी अनकंट्रोल प्राइसेस की वजह से सरकार को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो शुगर में ऐसी स्थिति नहीं हो, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इस वजह से सरकार पहले से इसकी तैयारी कर रही है और एक्सपोर्ट पर लिमिट लगाने पर विचार हो रहा है। बाजार में थोड़ी रिकवरी अटेम्प्ट हो रही है, जरा इंट्राडे लेके आइए निफ्टी और बैंक निफ्टी को डाक्टर साहब। उसके बाद हम शुगर स्टॉक से बात करेंगे रुचित से। 100 पॉइंट की एक मामूली रिकवरी हम बैंक निफ्टी में देख रहे हैं। ये है निफ्टी अभी भी 91 पॉइंट्स नीचे, लेकिन 150 पॉइंट नीचे था एक समय पे, तो वहाँ भी थोड़ी सी रिकवरी आ रही है। और यही बात मैं प्रियंका से कह रहा था कि लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में मुझे लगता है कि अगर मैंने फर्स्ट आवर ऑफ द ट्रेड में अनवाइंड किए पोजीशन, या मैं कल ही अनवाइंड करके बैठा हुआ था, तो मैं एक बार लेने की कोशिश करूँगा। अगर मैं शॉर्ट बैठा हूँ तो भी मैं प्रॉफिट में हूँ, तो एक बार डेज लो से रिबाउंड का केस बन रहा है। तो ये हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, और आपको थोड़ा सा रिबाउंड आता नज़र आ रहा है। लेट्स सी, अभी बहुत टाइम है, 1 घंटा है ट्रेड को, लेट्स सी हाउ इट गोज। लेकिन सबसे पहले शुगर स्टॉक्स। रुचित, ये क्या लेना चाहिए क्या? कौन से शुगर स्टॉक्स आपके चार्ट्स पे हैं, या एकदम ब्रेकडाउन दिखा रहे हैं चार्ट्स? नहीं, मैं कहूंगा कि जिसको जस्ट एक पुल बैक मूव मानना चाहिए। आई थिंक ओवरऑल ट्रेंड शुगर स्पेस का जो रिसेंटली बना है वो काफ़ी पॉजिटिव है। हमने प्राइस जब अप मूव्स हो रहे थे वो काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स दिखे, और आज जब प्राइस
थोड़ा सा करेक्ट हुआ है, तो उसमें अगर आप वॉल्यूम देखिए, वेदर बलरामपुर चीनी देखिए, धामपुर शुगर देखिए, नो दूसरे शुगर स्टॉक्स में भी देखें, तो करेक्शन पे ज़्यादा वॉल्यूम्स नहीं है। तो ये एक अप ट्रेंड का ही साइंस है। और जब भी यूजुअली एक ओवरबॉट मोमेंटम रीडिंग्स आता है कि स्टॉक शॉर्ट टर्म में स्टॉक प्राइस काफ़ी शार्प अप मूव दे चुके हैं, तो या तो एक प्राइस वाइज करेक्शन या टाइम वाइज करेक्शन की ज़रूरत रहती है। उसके बाद नेक्स्ट लेग ऑफ अप मूव को आई थिंक एक ज़्यादा अच्छा इंपेटस मिलता है। तो मैं कहूँगा कि जस्ट एक करेक्टिव फेज है। ऐसे डिक्लाइंस में जो एक हेल्दी अप ट्रेंड है, उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए। स्पेसिफिकली बलरामपुर चीनी जैसे स्टॉक्स जिनमें काफ़ी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट रिसेंट अप मूव में देखा गया। 460 465 की रेंज में बहुत अच्छा सपोर्ट है। ये स्टॉक को जो प्रीवियस ब्रेकआउट रेंज था वो भी सपोर्ट बनेगा। तो मैं कहूँगा बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखिए। 460 465 के आसपास बलरामपुर चीनी मिलता है तो बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहेगा फ्रेश लॉन्ग्स फॉर्मेशन के लिए। इंडिको में कुछ प्रेशर जरूर कल तक फील हो रहा था, लेकिन आज आपको एक रिकवरी दिख रही है अच्छी। 4.5% तेज हुआ है यहाँ पर। ये शॉर्ट्स कवर अप हो रहे हैं या फिर लॉन्ग्स बन रहे हैं? रचित, क्या देख रहे हैं आप इंडिगो में? यहाँ पे लेफ्ट फ्रेश लॉन्ग फॉर्मेशन देख रहे हैं, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से भी दिख रहा है कि नए लॉन्ग्स बन रहे हैं यहाँ पे। और जो प्रीवियस स्विंग हाई था ये स्टॉक में पिछले हफ्ते, वो 1945 का हाई था जो 17 मार्च को बना था पिछले गुरुवार को। तो आज का क्लोजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ये 1945 का जो प्रीवियस हाई था उसके ऊपर अगर ये क्लोज दे देता है आज, तो आने वाले हफ्ते में एक अच्छी फॉलोअप मूव हम इंडिगो में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ज़्यादा फोकस रहेगा आज कैसे क्लोज देता है ये स्टॉक। फिलहाल अब तक तो गिरते मार्केट में भी अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, जो पॉजिटिव साइन है। और 1945 के ऊपर अगर आज क्लोजिंग दे दे तो आने वाले हफ्ते में काफ़ी अच्छा मूव और ये स्टॉक में एक्सपेक्ट करना चाहिए। राइट, तो ऊपर के लेवल्स एक्सपेक्ट करते हैं आने वाले वीक में रुचित। और अब चलिए कुणाल बोथरा से भी जुड़ने का समय हो गया है। कुणाल, गुड आफ्टरनून। 17,150 ये एक सपोर्ट था, लेकिन बड़ा सपोर्ट जो था वो बाजार ने ब्रीच नहीं किया है, उसको होल्ड ऑन करने की पूरी कोशिश की हुई है। तो क्या करना चाहिए यहाँ से? एक पुल बैक अटेम्प्ट आपने सुबह भी कहा था कि शायद कोई बाउंस आ जाए तो वुडंट बी सरप्राइज्ड। बाउंस नहीं आया, लेकिन फर्दर गिरा भी नहीं बाजार। जी हाँ, मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक इंडाइसेस एक रेंज में ट्रेड कर रहे हैं 17,000 17,350। तो जब एक बहुत कॉन्ट्रैक्टेड और ये 2% का रेंज है इंडेक्स के लिए, तो लास्ट 5 डेज हमने 2% की बैंड में हम इंडाइसेस ट्रेड हो रहा है। तो ये एक डिफिकल्टी पीरियड है इंडेक्स ट्रेडर्स के लिए, बिकॉज जनरली हम लास्ट 10 डेज में, लास्ट 2 मंथ्स में हमने वाइल्ड गायरेशंस देखे इंडाइसेस में। हमने कितने दिन ऐसे देखे जब इंडेक्स की जो अप मूव या गैप अप या गैप डाउन थे वो 1% to 2% थी। तो सडनली ऑल ऑफ अ सडन जो रेंज वो कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है इंडाइसेस के लिए, तो ये डिफिकल्टी हो रही है शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को। बट मेरा ऐसा मानना है कि जैसे एक फेज होता है कि नेवर शॉर्ट अ डल मार्केट, तो आई थिंक वी आर गेटिंग इनटू दैट फेज वेयर द मार्केट्स आर डल, मार्केट्स की एक्टिविटी काफ़ी डल हो चुकी है। बट रादर देन क्रिएटिंग फ्रेश शॉर्ट्स, मेरे अनुमान से आई थिंक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर थोड़ी सी और इंट्राडे करेक्शंस आ जाती है इंडाइसेस में, तो उसको बाइंग के लिए स्ट्रैटेजीज करनी चाहिए। बिकॉज 17,000 का बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। मैंने आई थिंक 2 या 3 दिन पहले भी कहा था कि 17,000 पे 200 डे मूविंग एवरेज है, 50% गैप सपोर्ट, रिट्रेसमेंट सपोर्ट है इंडाइसेस के लिए, एक गैप सपोर्ट भी है इंडेक्स के लिए। तो काफ़ी सारे पैरामीटर्स है जहाँ जो इंडिकेट कर रहे हैं कि डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट बात है वो है कि लास्ट 5 डेज में सेक्टर स्ट्रेंथ और इंप्रूवमेंट कितनी आई है। मेटल स्टॉक्स में तेज़ी, मीडिया स्टॉक्स में मोमेंटम है, IT, फार्मा, सो काफ़ी सारे इंडिविजुअल सेक्टर्स एक बाय एक, इवन व्हेन द इंडेक्स इज कंसोलिडेटिंग, वो रिकवर करते जा रहे हैं। ये जनरली एक इंडिकेशन होता है कि मार्केट की इंटरनल स्ट्रेंथ स्ट्रांग होती जा रही है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि इंडेक्स जो है वो अप ट्रेंड में वापस आ जाता है। तो मैं बाइंग की सलाह दूंगा। बट आई थिंक हाँ, जैसे कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है जो इंडेक्स ट्रेड्स करे, तो आई थिंक डिप्स में बाइंग करे तो बहुत ज़्यादा बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल जाता है। कुणाल, कहाँ होनी चाहिए स्ट्रैटेजी, कहाँ बाय करें डिप्स को? तो 2 सेक्टर्स और 2 स्टॉक्स है जो मेरे अनुमान से आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग जोन्स पे आ गए हैं ब्रेकआउट के, तो रियल एस्टेट और PSU बैंकिंग नेम्स। तो उनमें से मैं एक स्टॉक पिक करूंगा। गोदरेज प्रॉपर्टीज पहला स्टॉक रहेगा। आई थिंक काफ़ी क्लासिकल चार्ट है। ये स्टॉक ने सबसे पहले करेक्शन दिया था बिफोर द रियल एस्टेट पैक हैड एक्चुअली टॉप्ड आउट, और अब हम देख रहे हैं कि वो स्टॉक एक्चुअली बॉटम फॉर्मेशन पैटर्न्स बना रहा है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स, ब्रेकआउट ऑफ अ डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल। सो काफ़ी सारे पॉजिटिव इंडिकेशन
एलोकेशन वापस गोदरेज प्रॉपर्टीज में आए हैं। मैं बाइंग की रिकमेंडेशन सलाह दूंगा। यहाँ पे 1800 का एक पोजीशनल टारगेट रख सकते हैं जो करीबन 10% ऊपर होगा करंट लेवल से, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 1550 के आसपास। और सेकंड स्टॉक रहेगा बैंक ऑफ बड़ौदा। अगेन अ क्लासिकल चार्ट, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा अपने डेली टाइम फ्रेम पे 50 डे मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसमें भी मैं बाइंग की सलाह दूंगा। करीबन 116 का टारगेट रख सकते हैं, स्टॉप लॉस 104 का। कुणाल, थैंक्स वेरी मच। आगे बढ़ते हैं और ब्रजेश के साथ डिस्कस करते हैं पीएसयू स्टॉक्स। हर आए दिन देखने में यह आ रहा है कि कोई ना कोई पीएसयू बाजार लाइक करता है, उसको फिर चढ़ जाता है, उसकी वजह से बाजार में बोलते हैं। आज है वो कॉनकॉर। ब्रजेश, कॉनकॉर में क्या हो रहा है, ऐसा क्या लेवल्स दिख रहे हैं? अजय जी, जैसे मैंने कहा, कॉनकॉर का अगर आप देखेंगे डेली चार्ट पे तो एक डाउनवर्ड चैनल स्लोप में ये ट्रेड कर रहा है फर्स्ट साइन, और आज वो डाउनवर्ड चैनल स्लोप को उसने ब्रेक करके उसके ऊपर की तरफ ये ट्रेड कर रहा है। दैट इज वन पॉजिटिव पार्ट ऑफ द स्टॉक। सेकंड, आप देखिए वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है, सेकंड वो एक पॉजिटिव साइन है। दूसरा, ऑक्सीलेटर फ्रंट या इंडिकेटर फ्रंट से देखें तो वो भी एक आपको एक बाइंग इंडिकेशन दे रहे हैं। सो ओवरऑल ये इंडिकेशन है कि स्टॉक मजबूत है और आने वाले दिनों में आप लगभग 52 वीक हाई देख सकते हैं, जो कि लगभग 754 या 55 के आसपास है। और मेरा ऐसा मानना है कि मौजूदा स्तर पे भी आप बाइंग करके चल सकते हैं, या कोई डिप आता है आप उसमें भी बाइंग कर सकते हैं। 640 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। टाइम फ्रेम जो इस कॉल का, अगर किसी को बाइंग लेके चलना है तो आप लगभग 1 महीना लेके चल सकते हैं, मैक्सिमम 1 महीने के अंदर, या ऑन द हायर साइड आई एम टॉकिंग अबाउट, उसके अंदर ही अंदर ये आपको 755 के लेवल आपको ये दिखा सकता है। ठीक है, तो कंटेनर कॉर्पोरेशन करीब 10-10.5% ऊपर है, और जैसे अजय बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक एक शेयर ऐसा है कि जो सरकारी कंपनीज में एक दिन उसका आता है और वो पूरे महीने के जितने भी रिटर्न्स होते हैं वो अपने ठीक कर देता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ रहे हैं, अब जरा कुछ बैंकिंग स्टॉक्स पर आते हैं। बंधन या एसबीआई में से अगर किसी को चुनना हो तो रुचित किसको चुने? बंधन के पास अच्छी ग्रोथ है, स्ट्रॉन्ग पुल बैक मिलता है, और एसबीआई, हालांकि इन दोनों बैंक का वैसे बैलेंस शीट से कोई कंपैरिजन नहीं है, मैं सिर्फ चार्ट के बेसिस पे बता रहा हूँ। एसबीआई में से धीरे धीरे करके पैसा बनता है, बंधन में एक बार बनता है। आई थिंक बहुत ही कठिन क्वेश्चन आपने ये पूछा है, क्योंकि अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो दोनों ही के चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। हमने निचले स्तरों से बंधन बैंक में भी एक अच्छी रिकवरी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ आते हुए देखी, और मीडियम टर्म में हमें लग रहा है कि ऊपर ये 330 तक के लेवल्स आपको शॉर्ट टू मीडियम टर्म, यानी यहाँ से 10% के रिटर्न्स आपको नेक्स्ट में भी 2 से 3 महीने में ये स्टॉक एटलीस्ट दे सकता है। और सामने एसबीआई देखें तो ऐसा स्टॉक जो हर डिप पे वहाँ जहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी आ रही है, और जब भी अभी ये रिसेंटली भी स्टॉक अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास आया है, तो वहाँ से एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना है स्टॉक में। थोड़ा स्लो मूवर रह सकता है, लेकिन डिपेंड्स के कैसा रिस्क प्रोफाइल है ट्रेडर का। अगर वो ज़्यादा सेफ स्टॉक या ज़्यादा रिस्क या ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं देखना चाहता तो बेटर है एसबीआई के साथ जाए। अदरवाइज ज़्यादा थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क ले सके तो बंधन बैंक में भी खरीदारी कर सकते हैं। चार्ट स्ट्रक्चर दोनों का ही पोजिशनल बेसिस पे पॉजिटिव है। आपसे दोनों को आपने डिवाइड कर दिया, ज़्यादा रिस्क वाला बंधन में है, कम रिस्क वाला या एसबीआई के अंदर चला जाए। अब आते हैं कुछ और मिड कैप कैसे शेयर्स जिनमें आज टूट भी हुई है। मुथूट फाइनेंस, आज इसका हम डेरिवेटिव डाटा देख रहे थे, इसमें अनवाइंडिंग का प्रेशर है और ये हैवी है, 3% नीचे है। ब्रजेश जी, ये और टूटेगा क्या? मेरा ऐसा मत है कि ये और भी टूटेगा, और ये अगर आप इसके चार्ट स्ट्रक्चर को देखेंगे मुथूट फाइनेंस को, सो प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक किया है और वॉल्यूम के संग में गया है। तो मेरा एक हमेशा एक मत रहा है कि अगर आप प्राइस चार्ट और वॉल्यूम को हमेशा कोरिलेशन करके देखिए। प्राइस नीचे गया, दैट इज वन पार्ट, वॉल्यूम ऊपर गया, दैट इज सेकंड पार्ट। दैट मीन दैट इंडिकेट्स दैट कि स्ट्रॉन्ग बेयर ग्रिप में ये आ गया है। लगभग 1309 के आसपास में ये ट्रेड कर रहा है। मौजूदा स्तर या कोई भी उछाल आता है 1315 या 20 के आसपास में आता है तो एक बार आप बेच के चल सकते हैं। 1375 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और मेरा ऐसा मानना है कि 1250 का लेवल आपको ये 2 से 4 दिन में ये दिखा सकता है। तो मुथूट फाइनेंस प्योरली चार्ट फ्रंट से ये वीक स्टॉक है, तो सेल करने की सलाह रहेगी। वीक स्टॉक दिख रहा है। एक और ट्रेंड जो ब्रजेश देख रहे हैं, रेटिंग एजेंसीज के स्टॉक्स आप देखें, आज केयर रेटिंग चला हुआ है, कल क्रिस्टल चला हुआ था, तो रेटिंग स्टॉक्स में भी कुछ अच्छी खासी मोमेंटम आप रोज ही देख रहे हैं, चाहे ज्यादा सिग्निफिकेंट ना हो। केयर रेटिंग इस वक्त राउंड अबाउट 3% तेज है। क्या आप व्यू ले रहे हैं यहाँ पर रेटिंग एजेंसीज पे? केयर रेटिंग के चार्ट को अगर आप देख पाए एक बार। तो अगर मैं दोनों चार्ट को कंपेयर करता हूँ, केयर को और क्रिस्टल्स को, प्रियंका जी, तो आई वुड बी प्रेफर गोइंग
विद क्रिस्टल चार्ट। बट जैसे आपका प्रश्न था कि केयर रेटिंग में क्या लग रहा है, तो मैं यही कहूंगा कि केयर रेटिंग में एक कंसोलिडेशन फेज आप मान के चलिए या एक रेंज पकड़ के चलिए। नीचे में अगर आप इसका सपोर्ट देखेंगे तो लगभग 490 495 के आसपास में आ रहा है, और ऊपर में अगर आप हर्डल देखेंगे तो लगभग 534 538 के आसपास में आ रहा है। इस समय 516 के आसपास में ये ट्रेड कर रहा है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो प्रमाणित ये बाई साइड में तो नहीं बनेगा। कोई अगर डिप आता है 510 के नीचे अगर ये ट्रेड होता है तो आप एक बार बाइंग कर सकते हैं 495 का स्टॉप लॉस लेके 530-35 के लिए। लेकिन वहीं अगर आप क्रिस्टल के चार्ट को देखेंगे लगभग 3075 के आसपास में ट्रेड हो रहा है। मेरा ऐसा मत है कि अगर किसी का व्यू 3 महीने के लिहाज से है तो ये भाव में भी आप बाइंग कर सकते हैं 3075 में। और स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूं तो लगभग 2825 के आसपास में इसका स्टॉप लॉस लगा के बाइंग करने की सलाह रहेगी। ऊपर में अगर टारगेट की बात करूं तो लगभग 3320 3325 के आसपास में, सॉरी 3020 3025 के आसपास में इसके टारगेट निकलते हैं। तो चार्ट पॉइंट ऑफ व्यू दोनों को कंपेयर करूं तो क्रिस्टल इज मच बेटर देन केयर रेटिंग। टाटा एलेक्सी के चार्ट को लेके आइए जरा डायरेक्टर साहब, और ये 1 ईयर चार्ट मत लाइएगा, जितना लंबा ला सकते हैं 5 ईयर चार्ट लेके आइए। टाटा एलेक्सी अच्छे स्टॉक पिकर्स को चकमा दे दिया है इस स्टॉक ने। कुछ टाइम पहले करेक्शन जब चला था उसके पहले वन साइडेड 3-4 महीने, ब्रजेश जी आपको याद है, लोग समझ ही नहीं पाए थे कि टाटा एलेक्सी में हो क्या रहा है। स्टॉक रीरेट होता ही चला गया। अब वापस आज हम देख रहे हैं कि ये स्टॉक ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है 8500। शायद ये इतना रिटेल स्टॉक नहीं है, लेकिन एक अच्छा तबका है बाजार में जो टाटा एलेक्सी को ट्रेड बहुत करता है। क्या हो रहा है इसमें चार्ट्स पे? तो इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, बहुत बार आपके चैनल के माध्यम से मैंने जब कभी भी टेक्नोलॉजी स्टॉक्स के बारे में बात हुई तो उसमें मैंने यही कहा है कि टाटा एलेक्सी पे आप ध्यान रख सकते हैं। इट्स इन द सेकुलर बुल रन। डेली चार्ट, वीकली चार्ट अगर आप देखेंगे तो ये हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा है। डेली चार्ट पे तो इस समय एक सॉसर पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है जिसको जो कि बुलिश साइड में इंडिकेशन कर रहा है। आज के भी अगर आप चार्ट में देखेंगे तो बुलिश कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन हुआ है। वॉल्यूम देखिए, आज वॉल्यूम के समय ब्रेकआउट हुआ है। ऑक्सीलेटर फ्रंट से देखिए तो वो भी एक हायर एंड पे इंडिकेट कर रहे हैं, उन्होंने भी कोई नेगेटिविटी नहीं दर्शाई है। अभी भी मेरा मत ये है कि रैली अभी भी गई नहीं है। अभी भी मौजूदा स्थिति में अगर आप देखेंगे तो ये बहुत स्ट्रांग है। और पिछले जब मार्केट में जब करेक्शन आया तो लगभग 6600 6900 के आसपास में ये ट्रेड होता हुआ दिख रहा था। लेकिन स्टिल मेरा ऐसा मत है कि अभी भी ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है। एक स्टैगर्ड वे में इसको हम बाइंग कर सकते हैं मौजूदा स्तर को लेते हुए। अगर आप 8400 पे बाइंग कर सकते हैं। दूसरा जो लेवल बाइंग का आएगा वो लगभग 7900 के आसपास में आएगा। तो मैं एक एवरेज बोल रहा हूँ कि इस एवरेज पे भी अगर आप बाइंग करते हैं और स्टॉप लॉस बतौर अगर आप 7200 या 7000 का अगर आप स्टॉप लॉस लगा के बाइंग करते हैं तो अभी भी मौजूदा स्तर से इसमें मेरा ऐसा मत है कि 1 साल के अंदर अंदर आप हो सकता है कि आप 5 डिजिट के भी लेवल देख सकते हैं। आई एम लुकिंग फॉर 10,100 टू 10,200 ऑड लेवल। तो टाटा एलेक्सी स्टिल इट्स अ प्रेफरेबल पिक फॉर अ 1 ईयर टाइम फ्रेम। बहुत ही शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप बैक लेते हैं और कुछ फंडामेंटल्स की बात करते हैं। आज हमारे नेटवर्क पे एक बहुत बड़े फंड मैनेजर थे, 250 बिलियन मैनेज करते हैं। हम बात कर रहे हैं एस नरेन की। मैक्रो को भी ध्यान में बहुत रखते हैं और वो सिक्लिकल वो साइकिल्स को बहुत स्टडी करते हैं। उनका जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है वो साइकिल्स को स्टडी करना है। वो चैनल पे थे। आइए जानते हैं कि वो सेक्टर्स और मार्केट्स पे क्या कह रहे हैं। I think we are in a very difficult year for investors. I mean, we've never seen the Fed talk so hawkish, and it's unbelievable that the equity markets have reacted so positively to the Fed talking so hawkish, and it's only the debt markets which have reacted negatively to the Fed talking hawkish. So it's a very interesting 12 to 18 months ahead. And I think we have to watch the markets over the next 12 to 18 months. And it's going to be a very interesting period for investors, because for a 18-month period, making money by being bull was too easy. And I think the next 12 to 18 months is going to be much more choppy and much more difficult. And I think that is going to be the situation at this point of time. We felt that other than asset allocation, one of the things which always works is you pick a theme which has done badly. So in the 2017-18 period, one of the themes which we looked at was the theme of commodities, because commodities had done badly for a long period of time. We had looked at pharma at that point of time because pharma had done badly for a long period of time. So we are always on the lookout for themes
have done badly to launch in bull markets. So, now we found that housing as a theme has done badly for a long period of time, considering that a housing cycle all the way from 2013 to 20 had done badly. So we said that we should look at a theme like housing for investment at this point of time and launch a new fund offer on that. Because if you launch a new fund offer of a theme which has done badly, actually the long-term outlook from that point of time looks good. So, when we launched the commodities theme, people used to ask us, how can you launch a commodities NFO? How can it do well? But today we are on the reverse end where we tell people you have to be more careful in commodities because every metal stock is at all-time high. And therefore the risks on commodity fund is today possibly higher than what it was when we did the NFO. And now we have to do the reverse at this point of time. But where in housing, the theme hasn't done badly. So we're very comfortable launching a new fund offer. So our entire approach is look for a theme which is done badly and then see whether there is a good opportunity for the future and think of launching an NFO. That's why we have launched the Housing Opportunities NFO. And the advantage also with that theme is it gets to invest in a number of sectors like banking, cement, housing finance, and power, which have also done badly over many years. So it gives you an opportunity to look at all those sectors for the future. And we think that, along with asset allocation, looking at themes which have done badly is a good way to invest for the future. ऑल राइट, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फ्लैशेस अभी आपके स्क्रीन पे आ रहे थे। कई सालों बाद, इनफैक्ट फर्स्ट टाइम इन 2 years मिनिस्टर साहब आए हैं चाइना से, फॉरेन मिनिस्टर वहाँ के आए हैं और आज उनकी मीटिंग थी हमारे फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर जयशंकर के साथ। इंपॉर्टेंट इसलिए थी, ये स्टॉक मार्केट के लिए शायद शॉर्ट टर्म में इंपॉर्टेंट ना हो, बट जिस तरह से ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सीन डेवलप हो रहा है, हमारा भी एक बार स्ट्रेन हो चुका है चाइना से रिसेंटली। ये बातचीत किस तरह डायरेक्शन में जाती है, ये एज अ सिटीज़न और एक एज अ मैक्रो वॉचर आपको देखना ज़रूरी है। और इस समय जो कमेंट्री आ रही है, चीन से अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर बातचीत हुई और जयशंकर साहब का बयान ये आ रहा है कि अभी हमारे रिलेशंस ताल्लुकात नॉर्मल नहीं हैं, दे आर नॉट नॉर्मल, ये बात निकल के आ रही है, बट दे वुड लाइक देम टू बिकम नॉर्मल। और इसी सिलसिले में बातचीत चल रही है। श्योर, यूक्रेन का इस समय किस तरह से स्टांस है दूसरे कंट्रीज़ की तरफ। यूक्रेन बहुत सारा एनर्जी, रशिया अपना बहुत सारा एनर्जी चाइना को सप्लाई करता है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। आप एज अ इन्वेस्टर इस एक आप नज़र बनाए रखिए डेवलपमेंट्स पे, और डिटेल्स हम लाएंगे। हम संजय चौधरी को भी दिल्ली से लेके आएंगे जो बताएंगे कि क्या बातचीत हुई और किस डायरेक्शन में ये बातचीत जा रही है। एक सेक्टर है जो आज अनलॉक ट्रेड में कुछ खास तरीके से मूव कर रहा है, लीजर, ये अपनी आइनॉक्स लीजर, और दूसरा है पीवीआर। 5-6% के अप मूव्स आ रहे हैं। उसमें अनलॉक के अलावा एक ये भी बात है कि 100% ऑक्यूपेंसी अब अलाउ कर दी है एग्जीबिशन कंपनीज के लिए। पूजा हमारे साथ जुड़ेंगी जल्दी ही और वो ये बताएंगी कि क्यों इंपॉर्टेंट है, कौन सी बड़ी बड़ी रिलीजेस लाइंड अप हैं। तो एक तरफ तो डिमांड है और दूसरी तरफ सप्लाई मैच हो रही है, तो सीधा इसका मतलब ये है कि बाजार ये उम्मीद बना के चल रहा है कि हाउसफुल जाएंगे और आमदनी बढ़ेगी इन कंपनीज की आने वाले क्वार्टर्स में। पूजा हमारे साथ हैं क्या? ऑल राइट, पूजा हमारे पास आएंगी। आई थिंक मानसी, ये प्रियंका, आपने कोई मूवी जाने का प्रोग्राम बनाया है क्या हाल ही में? एक्चुअली यहाँ बात जहाँ हो रही है, आई वॉज अबाउट टू थिंक कि वीकेंड भी आ रहा है और आप जरूर मूवी का प्लान कर रहे होंगे, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसी मूवीज थोड़ी कम पसंद है। बट व्हाट्स योर प्लान? आपने वीकेंड पे क्या प्लान है? मुझे याद है आपने लास्ट स्पाइडरमैन बोली थी, बट मिस हो गई ना, वो भी हमारी 4 मार्च को आई थी वो, और वो इतना ज़्यादा काम रहता है वीकेंड में। देखिए, वीकडे में दिन हम लोग यहाँ कर्मचारी हैं, मुलाजिम है, वीकेंड में घर के मुलाजिम हो जाते हैं। रुचित बहुत स्माइल कर रहे हैं, लग रहा है रिलेट कर पा रहे हैं बात को। है रुचित, आप वीकेंड में घर का काम करना पड़ता है हम सब की तरह? जब क्या कहूँ अजय जी आपको। मैं समझ सकता हूँ बिल्कुल, एंड व्हाई नॉट। देखिए, जिम्मेदारी तो है ही है। आजकल मेट्रोज में तो सारा काम हम लोग वीकेंड में डालते हैं। ये काम कोई इंपॉर्टेंट है, वीकेंड में करेंगे, ये काम वीकेंड में देखेंगे। तो स्टॉक मार्केट वाले लोगों का तो मैं समझ सकता हूँ। ब्रजेश जी आराम से चैन की सांस ले रहे हैं, लग रहा है उनको ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता है वीकेंड्स को। हाँ नहीं, वीकेंड्स में एक्चुअली फैमिली सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। वीकडेज का बॉस अलग है और वीकेंड के बॉस अलग हैं, तो दैट इज मच मोर डेंजरस। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बात तो कर ही सकते हैं हम लोग, जानकारी तो ले ही सकते हैं कौन सी मूवीज आ रही हैं। पूजा ने काफ़ी लिस्ट बनाई है
और हम बढ़िया से विजुअल लेके आएंगे। लेकिन मानसी, ये प्रियंका, आपने आई थिंक ये स्टॉक्स डिस्कस किए थे अभी थोड़ी देर पहले, पीवीआर और आइनॉक्स। एब्सोल्युटली, आई थिंक रुचित से डिस्कस किए हैं। रुचित, आपने कुछ लेवल्स भी शेयर किए थे, एक बार फिर से वो स्क्रीन पे दिखा देते हैं कि क्या लेवल्स और ट्रेड स्टॉप लॉस होना चाहिए। हालांकि पीवीआर, आइनॉक्स पिछले 3 दिन से ही चल रहे हैं, लेकिन अभी भी यहाँ मोमेंटम बाकी है। रुचित, आप एक बार फिर से लेवल्स रिपीट कर दें। बिल्कुल, 1900 तक के पहले टारगेट्स मैंने पीवीआर के लिए बताए थे, और अगर 1900 के लेवल पार होते तो 2000 अगला लेवल होगा जहां पे ये स्टॉक का ये रैली कंटिन्यू रख सकता है। दोनों ही स्टॉक की जो हमने बात की है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज टेक्निकली जो हो रही है वो है वॉल्यूम्स। जो डेली एवरेज वॉल्यूम्स ये स्टॉक्स में यूजुअली पिछले कुछ टाइम से हो रहे हैं, उससे काफी अच्छे वॉल्यूम्स आज की सेशन में हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि आज ही ये स्टॉक चला है, पिछले कुछ दिनों में देखेंगे तो पीवीआर ऑलरेडी 1500 से लेके 1800, 1850 तक का मूव ये स्टॉक ने दिया है। लेकिन इतना अच्छा मूव देने के बावजूद करंट लेवल्स के ऊपर अच्छे वॉल्यूम्स होना, यानी ये मूव के बाद भी अभी भी लोगों में अच्छा बाइंग इंटरेस्ट ये स्टॉक में बन रहा है। तो आई थिंक इसी के कारण ये आउट परफॉर्मेंस और आगे कंटिन्यू होने की उम्मीद है। मूवीज तो बहुत आई हैं, लेकिन हम मिस कर गए बहुत सारी मूवीज। एक नई मूवी सुनाए आने वाली है, एक्चुअली साउथ की बहुत सारी मूवीज RRR करके, एग्जैक्टली देखिए हमारे प्रोड्यूसर ने बताया कि RRR करके बहुत ज़बरदस्त एक मूवी आने वाली है और उसमें बड़ी बज़ क्रिएटेड है। इनफैक्ट साउथ की काफ़ी बड़े स्टार्स और डायरेक्टर्स अब पैन इंडिया ऑफरिंग्स हम बना रहे हैं। पुष्पा एक ऐसी मूवी थी, पुष्पा देखी थी आपने रुचित? बिल्कुल, पुष्पा भी देखी है, और रिसेंटली पिछले हफ्ते ही कश्मीर फाइल्स भी देख के आए हैं। अगर पुष्पा किसी ने देखी हो ना देखी हो, आई एम श्योर उससे रिलेटेड मीम्स, उससे रिलेटेड सॉन्ग्स और इंस्टाग्राम रील्स तो जरूर देखी होंगी। वो तो डिम्पी ने भी काफी देखी होंगी। कुछ आपको याद है इसके अंदर? नहीं, एक ही है, वो झुकेगा नहीं, बस वही है। ये निफ्टी में भी लागू होता है, झुकना नहीं चाहिए। हाँ, झुकेगा नहीं, बस वैसा ही चल रहा है। देखिए कितना टाइम लग रहा है पूजा को आने में। आई थिंक पूजा रेडी हो गई है। एक काम करते हैं, जब तक ब्रजेश जी से ना आईएनएक्स लेजर के बारे में पता कर लेते हैं। ऑलरेडी पीवीआर के बारे में हमने आइडिया लिया है। ब्रजेश जी जरा आईएनएक्स लेजर के चार्ट भी खोलिए, जरा इसके बारे में बताइए। एक्चुअली चल तो रहा है, लेकिन इसमें ना इतना कन्विक्शन क्यों नहीं आ रहा है, पता नहीं, पीवीआर के जैसा दिख नहीं रहा ये। ब्रजेश जी, ये आपसे है क्वेश्चन। हाँ, ये 470 रुपये का चल रहा है, आईएनएक्स लेजर के नाम से कंपनी है और 470 रुपये का शेयर है अभी ये। सॉरी, देखिए अगर हम ओवरऑल ट्रेंड की अगर हम बात करें स्टॉक की, तो मजबूत स्थिति में है। लेकिन बस यही है कि आज के सत्र में अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा ऊपर से बिकवाली देखने को मिली। लेकिन प्लस साइन ये है कि वॉल्यूम जो इंडिकेशन है वो स्टिल इंडिकेट कर रहे हैं कि स्टॉक मजबूत है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। 470 के आसपास में ट्रेड हो रहा है। दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट हैं शॉर्ट टर्म के लिहाज से, 1 से 2 हफ्ते के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ। नीचे में अगर आप देखेंगे तो 425, अगर उसके ऊपर चलें तो 452, 454 के आसपास में दूसरा सपोर्ट है। तो मेरा ऐसा मत है कि 454 का स्टॉप लॉस लेके ये लेवल पे भी आप बाइंग कर सकते हैं। और ऊपर में जो टारगेट की अगर मैं बात करता हूँ तो 505, 510 शॉर्ट टर्म के लिहाज से आपको देखने को मिल सकता है। तो ये आइनॉक्स मौजूदा स्तर पे भी बाइंग कर सकते हैं। रियल एस्टेट स्टॉक्स में कुणाल ने बात की थी कि एक ब्रेकआउट मूव आ रहा है। डीएलएफ को देखते हैं। इनफैक्ट एक खबर भी आई है कि एक फ्रेश एक नई खबर आई है। सुपरटेक जो नॉर्थ के बड़े बिल्डर हैं, उन्होंने भी इंसॉल्वेंसी के लिए फाइल कर दिया है। काफ़ी दिक्कत वाली बात है। जिन लोगों ने बुक किया होगा उनका क्या होगा, ये सब मैटर इंपॉर्टेंट है, देखना होगा। लेकिन अब ये भी होगा कि जो रिमाइंडर ऑफ द प्लेयर्स हैं नॉर्थ में, वो अपनी पोजीशन कंसोलिडेट कर सकेंगे। डीएलएफ सबसे बड़ा प्लेयर है ऑफकोर्स एनसीआर का, 2% ऊपर है, आज 364 रुपये के आसपास। रुचित, इसके चार्ट्स पर देखिए, बताइए क्या लेवल दिख रहे हैं? जी, स्टॉक पिछले कुछ दिनों से कंसोलिडेशन फेज में है, लेकिन 367, 367 ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है स्टॉक का। अगर ये 367 के ऊपर ब्रेकआउट दे देता है तो ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होगा और नेक्स्ट टारगेट से स्टॉक के लिए 400 के आसपास बनेंगे। इवन अगर आप डेरिवेटिव सेगमेंट में आज देखें तो लगभग 0.3% का ओपन इंटरेस्ट की बढ़त हुई है स्टॉक में, जो इंडिकेट कर रहा है कि थोड़े बहुत लॉन्ग फॉर्मेशन हुए हैं स्टॉक में। बट 367 ध्यान में रखिए, अगर आज जो आधा घंटा बाकी है, अगर इसी के दौरान ये 367 के लेवल पार करता है तो एक अच्छा बीटीएसटी कैंडिडेट भी डीएलएफ हो सकता है। ठीक है,
सो ये डीएलएफ पे बाय व्यू रहेगा और हम देख भी रहे हैं कि पिछले कुछ मिनटों में किस तरह की तेजी आई है। रियल एस्टेट पैक में गोदरेज प्रॉपर्टी, प्रेस्टीज एस्टेट, डीएलएफ, इन सभी में आपको अच्छी खासी तेजी भी दिख रही है। हमारे साथ अब पूजा बनी हुई है। पूजा बताएंगे हमें कौन कौन सी लिस्ट है, कौन से ब्लॉकबस्टर्स, कितनी बड़ी पाइपलाइन दिख रही है। पूजा, बड़ी देर से आपका इंतजार हो रहा था क्योंकि आप ये जानना है कि मूवीज कौन सी हैं देखने वाली इस साल। बताएं कौन कौन से मूवीज हैं इस साल लिस्ट में, पाइपलाइन में। पाइपलाइन में तो देखिए अभी आने वाली जो फिल्में हैं उसमें बॉलीवुड मूवीज ज़्यादा हैं। जर्सी, हीरोपंती 2, रनअवे 34 जिसमें कि अमिताभ बच्चन और अजय देवगन है, तो ये भी एक बिग स्टार मूवी है, तो इसका भी अवेट है। और अभी तक जो रिलीज आई हैं वो भी काफ़ी बड़ी रिलीजेस हैं। और आज तो RRR की भी रिलीज हुई है। और RRR के अगर इतनी ज़्यादा इंतजार किया जा रहा था इस मूवी का, अगर इसका हम आपको प्री रिलीज कारोबार बताए तो वो अब तक 500 करोड़ का कारोबार RRR अभी अपने प्री रिलीज में कर चुकी है। जितना बजट था उससे ऊपर तो RRR अब तक कमा चुकी है और आने वाले समय में भी अच्छे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का अनुमान किया जा रहा है। और अब जो बाकी जो मूवीज अवेटेड हैं उसमें कश्मीर फाइल्स जो आई थी वो 207 करोड़ की कमाई कर चुकी है। वलीमाई ने 200 करोड़ की कमाई की है। और बॉलीवुड मूवी जो गंगूबाई आई थी उसने भी करीब 123 करोड़ का कलेक्शन किया है। तो हम देख रहे हैं ये जो रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं उसके बाद से 100% ऑक्यूपेंसी जो सरकार ने अलाउ कर दिया, उसके बाद हम देख रहे हैं कि एक बड़ी संख्या में फुल ऑक्यूपेंसी, कुछ थिएटर्स तो ये भी कह रहे हैं कि फुल ऑक्यूपेंसी में लोग आ रहे हैं मूवीज देखने के लिए और अच्छा कारोबार देखने को मिल रहा है जब से कोविड रिस्ट्रिक्शन हटा है। और आने वाले समय में भी क्योंकि अब गर्मी की छुट्टियां भी चालू होने वाली हैं तो उस चक्कर में भी माना जा रहा है कि अच्छा कारोबार करते हुए फिल्म इंडस्ट्रीज और मल्टीप्लेक्सेस दिखाई देंगी। और इसमें कि और इस ये जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है उसको PVR, आइनॉक्स जैसे कंपनी इसको वर्क भी कर रहे हैं क्योंकि अपने टिकट का जो प्राइस है वहाँ पे 14% तक की बढ़त की है। हम आपको बता दें कि थिएटर में साउथ साइड में जो PVR का ने अपना प्राइस तय किया है RRR के लिए, उसकी प्राइस 2300 तक जा रही है। तो इस तरह के अपॉर्चुनिटी को प्ले आउट करने की भी कोशिश कर रहे हैं मल्टीप्लेक्स प्राइस हाइक के जरिए भी। और माना जा रहा है कि PVR और आइनॉक्स के लिए दोनों के लिए फायदेमंद हो रहा है क्योंकि 846 स्क्रीन है PVR की, आइनॉक्स की करीब 667 स्क्रीन है और सभी फुल ऑक्यूपेंसी के साथ, मोस्ट ऑफ द स्क्रीन फुल ऑक्यूपेंसी के साथ काम होते हुए दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल, क्यों ना हो। वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, डिमांड भी बढ़ रहा है और प्राइसिंग भी बढ़ रही है और ये सब आने वाले क्वार्टर्स में कैप्चर होगा। संजीव भसीन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे पहले कि मैं उनसे कुछ स्टॉक्स और मार्केट रिव्यू लूँ, संजीव जी आप मूवीज देखते हैं? देखिए कितनी सारी मूवीज रिलीज होने वाली हैं, क्योंकि मैंने देखा है आपकी फोटोग्राफ्स, आप वीकेंड में काफी अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ काफी मस्ती करते हैं। हाँ अजय जी, जाता हूँ लेकिन मूवीज कम जाता हूँ मैं हॉल में बिकॉज ऑफ दिस ऑल। और ज्यादातर मैं तो आई एम अ कॉफी ड्रिंकर, तो मैं वहां ज्यादा घूमने का करता हूँ। बट मूवीज में अब आप देखेंगे कैसे भीड़ चाल है और रीओपनिंग इज ह्यूज। तो आज जो मैं थीम भी बोलने वाला हूँ वो रीओपनिंग पे है और जो आने वाले फेस्टिव सीजन है। So I think if you want I can go ahead with the stocks which I'm recommending now. बिल्कुल बिल्कुल। और बाजार की मूवी को तो आप इतनी क्लोजली ट्रैक करते हैं, वो भी किसी कम मूवी से रोचक नहीं है। बिल्कुल बताइए इस समय आपके कॉल्स कैसी रही और कौन से नेक्स्ट आपके रेडार पे हैं स्टॉक्स? हाँ तो आपको 2-3 अपडेट भी दे दूं। UPL 746 पे कहा था 811 हो गया। बाटा आपको 1930 कहा था 1956 हो गया। नौकरी हिट अ हाई ऑफ 4610 एंड गोदरेज प्रॉपर्टी इज अनदर आउट परफॉर्मर। अब आपके लिए 2 नहीं 3 पिक्स हैं। और मैं ये भी कह दूं आज लो वॉल्यूम पे मार्केट को नीचे रखा है बिकॉज ऑफ द वीकेंड। क्रूड इज अगेन डाउन 3%, तो बैंक शुड बी द वन व्हिच यू शुड बी फोकसिंग। metals में the rally is getting sold into and that's a very very good sign that metals and IT are taking a back seat and जो local plays हैं they will come back. तो first top pick would be Titan. अजय जी एक हफ्ते में नवरात्रे आ रहे हैं और आपको पता है सबसे ज्यादा शादी और नवरात्रों का फेस्टिवल सीजन है और टाइटन इज गोइंग टू सी ह्यूमंगस डिमांड इन दिस सीजन। द बेस्ट सीजन नाउ इज अप्रैल क्योंकि रीओपनिंग विल बी यूज्ड। टाइटन हैज करेक्टेड फ्रॉम 2750 टू 2525। 2525 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 2460। 2650 का भाव आपको शायद सोमवार को ही दिख जाए। दूसरा पिक सीमेंस इंडिया, द लार्जेस्ट इंजीनियरिंग जायंट फ्रॉम जर्मनी, कैश रिच कंपनी। 2270-72 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 2235, टारगेट ऑफ 2350 टू 2375। एंड थर्डली HDFC बैंक,
which I think is going to be an outperformer, given that it is going to be see the maximum retail growth coming in the new quarters. Cost of money is the lowest. तो HDFC बैंक लीजिए 1425 में, स्टॉप लॉस ऑफ 1375, टारगेट ऑफ 1500. ठीक है, मैं यही एक्सपेक्ट भी कर रहा था कि आपका एक शेयर जरूर HDFC बैंक होगा ही होगा। हालांकि आज वैसे HDFC बैंक अंदर इतनी तेज़ी नहीं है, लेकिन हाँ ये एक अच्छी रेंज में आके ज़रूर रुक गया। संजीव सर, अगर HDFC के साथ में कोई और बैंक भी रखना हो, जैसे अभी आप बुलिश थे ना बैंकिंग पे, आप कह रहे थे कि बैंकिंग स्टॉक्स चल सकते हैं, तो कोई एक और बैंक बता सकते हैं आप? हाँ, तो आपको डिक्लाइन पे लेना, मैं देखिए IDFC फर्स्ट पे तो कह चुका हूं, जो ब्लॉक डील होनी है वो हो गई है, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा और स्टेट बैंक ये दोनों या एक्सिस बैंक, ये तीनों शेयर आपको लेने चाहिए। ऑलराइट, तो बैंक्स पे व्यू रहेगा। यहाँ पर HDFC बैंक कई दिनों के बाद संजीव जी की तरफ से रिकमेंडेशन हैवी वेट्स में HDFC बैंक पे, बैंक ऑफ बड़ौदा मिड कैप स्पेस से तो आप कई बार रिकमेंडेशन देते हैं, और साथ ही आपने आज दूसरी जो थीम्स दी वो कैपिटल गुड्स से सिमेंट्स दी। ठीक है संजीव जी, इसके अलावा आज हम देख रहे हैं कॉनकॉर में जिस तरह की तेजी है, आपको लग रहा है कि कोई और PSU स्पेस जहां पर आने वाले समय में, क्योंकि अर्ली कैचर है, आपने ये टाइटन वाला जो ट्रिगर बोला वो शायद अभी ध्यान भी नहीं था, नवरात्र वाली बात ध्यान नहीं थी, कोई और अर्ली ट्रेंड जो आप आइडेंटिफाई कर रहे हो अप्रैल के लिए? नई एक्सपायरी शुरू हो गई है अब? नहीं, देखिए अडानी एंटरप्राइजेज हिटिंग ऑल टाइम हाई, सेम इज द केस विद अडानी पोर्ट। देखिए द बाल्टिक फ्रेट इंडेक्स इज अगेन अप एंड रनिंग, एंड बिकॉज ऑफ फ्रेट कॉस्ट राइजिंग, all the intermediaries with that Concor, Adani Port, they will do very very good, their margins will be the highest. तो इस कारण से रीओपनिंग थीम इज ह्यूज। और अगर हम क्रूड में फॉल देखते हैं, इसलिए मैंने सबसे दिग्गज बैंक का, क्योंकि HDFC इज नाउ लुकिंग राइट टू गो टू न्यू हाइज। अगर मार्केट ने निफ्टी ने जाना है ऊपर, तो HDFC बैंक हैज टू बी द की कैटलिस्ट। संजीव जी, कल फर्स्ट सोर्स लिमिटेड बहुत चल रहा था, टेक्नोलॉजी में भी हम देख रहे हैं, मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में भी अच्छे वॉल्यूम्स है। आज टाटा एलेक्सी में आप देखिए अच्छी खासी मूव है, आज भले फर्स्ट सोर्स इतना ना चल रहा हो, लेकिन फर्स्ट सोर्स में कल हमने एक अच्छी खासी सर्च देखी, आज टाटा एलेक्सी चल रहा है। इस स्पेस में मिड कैप IT में अगर आपकी कोई पसंद हो? हाँ, तो मुझे एम्फसिस और LTTS दोनों बहुत। एक बार फिर से दोहरा दें, आपने बोला एम्फसिस और LTTS पसंद आता है। चलिए ठीक है, बिल्कुल। तो ये सारे स्टॉक्स रहेंगे आज संजीव जी की तरफ से। शुक्रिया संजीव जी, इन सारी रिकमेंडेशन को हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब हमारे साथ नरेश मिरानी भी हैं, उनसे भी समझ लेते हैं कि वो कैसे मार्केट्स को रीड कर रहे हैं इस वक्त। नरेश, बहुत ही टाइट रेंज में आज मार्केट्स रही थी, लेकिन अब कैसे आप इंडिकेशंस देख रहे हैं? अब न्यू एक्सपायरी स्टार्ट हुई है, कहाँ आप लॉन्ग्स बनते हुए देख रहे हैं कि बैंक्स विल बी बैक इन एक्शन, फाइनेंशियल्स विल बी बैक इन एक्शन, और यहाँ से खरीदारी के मौके बन सकते हैं, या क्या रहेगा आपका व्यू इस पर? व्यू वही है, 17,000 डाउन साइड पर और 17,450 अप साइड पर। रेंज बाउंड मूव एक्सपेक्टेड है निफ्टी में एज वेल एज बैंक निफ्टी में। जो थीम्स मुझे पसंद है उसमें है ओपनिंग अप थीम, जहाँ पे होटल्स, कसिनो, सिनेमाज, जहाँ पे अच्छा स्टॉक प्राइस मोमेंटम है और कंटिन्यूएशन है, और मेटल्स रिलेटेड स्टॉक्स में थोड़ा बहुत मोमेंटम है। सो वहां से मेरे दो पिक्स है। पहले एक NMDC, जिसने एक छोटा ब्रेकआउट देने की कोशिश की और फिर से पुल बैक आया है, स्टॉप लॉस 155 होगा यहाँ पे, टारगेट 170। दूसरा है ईस्ट इंडिया होटल्स, जो अभी भी एक न्यू 52 वीक हाई बनाना बाकी है, तो कैचअप बाकी है पूरे स्टॉक में। यहाँ एक्सपेक्टेशन रहेगा टारगेट ऑफ 170 शॉर्ट टर्म में और स्टॉप लॉस 140। नरेश, एक क्वेश्चन ये है कि जिनके पास आज की निफ्टी खरीदी हुई है, पुरानी निफ्टी लॉन्ग के भी पड़ी हुई है, सौदे काटने या फिर कैरी करके जाएं? ये वीकेंड है, 2 दिन की छुट्टी होगी, व्यू रहेगा होल्ड है इस भाव पर। 17,000 का स्टॉप लॉस रख के होल्ड करना चाहिए यहाँ पे, बल्कि यहाँ से बाई भी हो सकता है, बट मेरा मानना है स्टॉक स्पेसिफिक में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है कंपेयर टू इंडेक्स। बात और बताइए, विक्स को देख कर आपको ऐसा लगता है कि हमको जो मूव है फास्ट मिलेगा और 17,400 को इस बार हम ब्रेक कर देंगे, या फिर रेंज में फंसा रह जाएगा? ये मैं क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ, जिनके पास ऑप्शंस ट्रेड होते हैं ना, वो बेचारे चर्निंग में मारे जाते हैं। मेरा मानना यह है कि ये बाजार काफी साइडवेज रहना है, तो इतना जल्दी 17,450 क्रॉस नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल कोई ग्लोबल जो जियोपॉलिटिकल क्राइसिस है उसमें कोई क्लैरिटी आ जाती है, और जब तक वो नहीं आता है एक बड़ा मूव 17,450 के ऊपर थोड़ा टाइम है उसको। सो एज ऑफ नाउ टाइम है स्टॉक स्पेसिफिक रहना, इंडेक्स को बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज, यही जोन में खेलते रहना है 17,000 17,450 में।
So options may not be the best way. Alright, Nuresh, thanks for that. Nuresh Mirani अपने मार्केट कॉल और स्टॉक कॉल शेयर कर रहे थे. अब थोड़ा एक जनरल सेक्टर पे भी एक अपडेट ले लेते हैं, और वो है रियल एस्टेट स्पेस, जहाँ पे एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट वापस हो गया है, और वो है सुपरटेक. करीब 25,000 बायर्स इम्पैक्टेड हैं इस मैटर से लेके जब वो इंसॉल्वेंसी में एडमिट हुई है. सुपरटेक अनलिस्टेड कंपनी है, नॉर्थ की बहुत बड़ी. और मेरे साथ मेरे कॉलीग अभिमन्यु ज्वाइन कर रहे हैं न्यू दिल्ली से, कि प्रकाश ज्वाइन कर रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, पूरा डेटा लेके और अपडेट से कि ये मैटर किस दिशा में जा रहा है. प्रकाश. सुपरटेक का इंसॉल्वेंसी में जाना एक बड़ी घटना है, एक बड़ा फैसला है. बड़ा फैसला इसलिए कि 25,000 से भी ज्यादा होम बायर्स की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं. हालांकि इंसॉल्वेंसी में जाने का ये मतलब नहीं है कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, लेकिन संघर्ष का जो रास्ता है वो मुश्किल होता हुआ जरूर दिख रहा है. अब ये देखने वाली बात होगी कि कैसे इन प्रोजेक्ट्स का रेजोल्यूशन काफी कम से कम समय में निकाला जाता है, क्योंकि पिछला अनुभव ज्यादा बेहतर नहीं रहा है. ऐसे में ये देखना भी दिलचस्प होगा कि क्या सरकार इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए दखल देगी, क्या सरकारी कंपनी एनबीसीसी को भी बीच में लाया जाएगा. प्रकाश प्रियदर्शी, ईटी नाउ स्वदेश. ठीक है प्रकाश, इसके बारे में जानकारी देते हुए, सुपरटेक और आम्रपाली दो ऐसे बड़े जाइंट थे जो कि डेवलपर थे वहाँ पे, और आम्रपाली तो ऑलरेडी डिफॉल्ट हो चुका है, वो भी नॉन लिस्टेड कंपनी थी. और अब सुपरटेक की बारी है. सुपरटेक के एक ट्विन टावर्स की भी बहुत चर्चा है नोएडा में, उसको लेकर कई बार पिटिशंस लगी, सुप्रीम कोर्ट से कई बार केस आ रहे. अब आखिरकार उसको भी डिमोलिश किया जाएगा. सुपरटेक के लिए ये भी एक बहुत बड़ा झटका है, शायद यही एक ट्रिगर भी हो सकता है जो सुपरटेक को लेके जा रहा है इंसॉल्वेंसी के अंदर. पहले किसी तरह से बचाने की इसकी कोशिश तो थी ही, लेकिन ठीक है, रास्ते आप भले ही इंसॉल्वेंसी की जगह बंद हो रहे हैं, लेकिन इंसॉल्वेंसी में कई बार वो कंपनियों को खरीदा भी जाता है अच्छे रेट पे. वापस से आते हैं इसी मार्केट पे लौट के फिर से, और आज रेंज का पूरी तरह से बाजार है. 3:15 बज चुकी है ऑलमोस्ट, और 15 मिनट के अंदर लगता नहीं कैसे कुछ बहुत हरीनेस, कहीं जल्दबाजी है. रुचित, कोई ऐसा ट्रेड जो आपने देखा जो आप BTST की फॉर्म में बताना चाहते हो? आई थिंक पिछले 15-20 मिनट या आधे घंटे में देखे तो अडानी के ग्रुप के स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम आया है. अडानी एंटरप्राइज में, अडानी पोर्ट्स में, दोनों ही स्टॉक्स में एक काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ में बाइंग हुआ है. मेरे से अडानी एंटरप्राइज स्टॉक देखे तो ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है, अच्छे वॉल्यूम्स है पिछले कुछ समय में. तो अडानी एंटरप्राइज BTST तरीके से लेके जा सकते हैं. करंटली 1868 के आसपास चल रहा है. 1840 का एक स्टॉप लॉस बना के रखे, और 1930-1925 तक के टारगेट्स आप सोमवार को स्टॉक में देख सकते हैं. 1 करोड़ शेयरों की ब्लॉक डील लगी है अभी, और मैं तो बता रहा हूँ आपको, लेमिनेट पी रहे हैं मार्केट में लोग बैठ के. 2-3 दिन से लेमिनेट पी रहे हैं एकदम बना के. 60 करोड़ रुपया हो गया, क्योंकि 60 रुपए इसका भाव है. वॉल्यूम बैक्ड आया ना, ये रिटेल और HNI वाला वॉल्यूम नहीं है, ये इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम भी. एक बार ब्रजेश आप चेक कीजिएगा लेमन ट्री का चार्ट, और ये 60 रुपए का शेयर है. ऑल्दो काफ़ी अच्छा चला भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन 1 करोड़ शेयर किसको पड़ी है? कोई ना कोई समझदार आदमी होगा ना, तभी तो 1 करोड़ शेयर ले रहा है, और एक डील में ले रहा है. ये बंच ऑफ डील्स नहीं है, 1 डील 1 CR. देखिए डीपी जी, ओवरऑल ट्रेंड तो मजबूत है स्टॉक्स का, और जहाँ तक मेरा ख्याल है, जैसे रुचित जी ने जो बोला कि ओवरऑल जो होटल सेक्टर है, क्या इंडियन होटल हो, लेमन ट्री हो, ओरिएंट होटल हो, EIH हो, EIH पे बात भी की थी उन्होंने, तो इस समय ट्रेंड तो मजबूत है. और जिस हिसाब से ये जो दर्शा रहा है वॉल्यूम के संग में, और आज के सत्र में आप देखें भी नया 52 वीक हाई है, तो इट लुक लाइक अ प्योर जेन्युइन बाइंग राइट नाउ लेमन ट्री. और जिस हिसाब से वॉल्यूम इंडिकेशन है वो यही दर्शा रहा है कि वेरी शॉर्ट टर्म के लिहाज से अगर किसी का मत है तो आपको 66 का भाव एक बार को देखने को मिल जाएगा, 57 का स्टॉप लॉस. ये मुझे लगता है कि शायद नेक्स्ट वीक ही देखने को मिल जाएगा. और अगर किसी का व्यू एक हफ्ते का या 2 हफ्ते का है तो आप 55 का स्टॉप लॉस लेके प्ले आउट कर सकते हैं 72 से 73 के टारगेट के लिए. तो ओवरऑल ट्रेंड मजबूत है लेमन ट्री का शॉर्ट टर्म, या इवन BTST भी करना चाहे तो भी मेरा मानना मत है कि कोई बुरा नहीं है. ये लेवल पे भी 60 रुपीज़ 45 पैसे का भाव चल रहा है. 58 का स्टॉप लॉस लेके प्ले फॉर द टारगेट ऑफ 63 और 63.5. ठीक है, 2 शेयर और हैं जो एक साथ ही चलते हैं, भाई हैं, वो है HEG और ग्रेफाइट. एक बार रुचित आप इन दोनों शेयर्स को जरा चेक कर लीजिएगा, HEG और ग्रेफाइट. आज दोनों ही स्टॉक्स में अच्छे वॉल्यूम्स हुए थे, लेकिन आप देखेंगे तो पिछले 1 घंटे में हायर लेवल से थोड़ा कूल ऑफ हुआ है. तो मेरे ख्याल से फॉलो अप मूव देखना काफी इंपॉर्टेंट है.
कि वेदर एक फॉलो बाइंग ये स्टॉक में मंडे को आता है या नहीं। तो मैं कहूँगा कि वेट एंड वॉच कर सकते हैं फ्रेश एंट्री के लिए। अगर सोमवार को एक फॉलो अप मूव ये स्टॉक में फिर से दिखता है तो ये स्टॉक में एंट्री लीजिए, अदरवाइज स्टॉक को बाद में अवॉइड कीजिएगा। आपको जल्दी से देखने होंगे, पहले दोनों ही एसबीआई के ही हैं। हाँ, एक एसबीआई कार्ड है और एक एसबीआई लाइफ है। दोनों में से बताइए क्या चुनना है, कार्ड खरीदें या फिर इंश्योरेंस? एसबीआई कार्ड्स में दिख रही है, हालांकि एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस तो यहाँ से डाउनसाइड लिमिटेड है, लेकिन एसबीआई कार्ड्स के वीकली चार्ट्स पे हमने एक बुलिश एनगल्फिंग का पैटर्न का फॉर्मेशन पिछले हफ्ते देखा था, और वहां से ये पुल बैक मूव जो आया वो शॉर्ट टर्म में आपको 950 तक के प्राइस अप मूव्स दिखा सकता है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज्यादा फेवरेबल फिलहाल एसबीआई कार्ड्स के लिए है। जस्ट मैं एक डिस्क्लोजर देना चाहूंगा कि ये स्टॉक मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में भी है। एक पे खरीदा हुआ है रुचित? ये आईपीओ के समय से ही मैंने लिया हुआ है, और आईपीओ के जो एलोटेड हुए थे वो अभी भी होल्ड। ओके, ठीक है। मैंने इसलिए पूछा कि थोड़ा अगर आपने हाल फिलहाल में लिया तो हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा और बढ़ जाएगा, तो हम भी देख सकते हैं ना कि एसबीआई कार्ड अगर रुचित ले रहे हैं तो कुछ समझदारी होगी इसमें लेने में। खैर ठीक है, आपकी राय अच्छी है। और आज इसकी जो लास्ट वाली कैंडल आप देख पा रहे हैं, प्राइस बहुत अच्छे क्लोज करके जा रहा है, और आप एसबीआई लाइफ और कार्ड दोनों पे ध्यान रखिएगा। इसी तरह से एक ही ग्रुप की दो कंपनी है, एक जनरल इंश्योरेंस में है और एक लाइफ इंश्योरेंस में, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और आईसीआईसीआई प्रू लाइफ, दोनों एक साथ दिखाइए। ब्रजेश जी, आप जनरल इंश्योरेंस लेना चाहते हो लोम्बार्ड या फिर लाइफ इंश्योरेंस? बेटर रहेगा एज कम्पेयर टू आईसीआईसीआई प्रू से। डिम्पी जी, अगर हम चार्ट से कंपेयर करें तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड इस समय 1265 के आसपास में ट्रेड हो रहा है, और वेरी शॉर्ट टर्म के लिहाज से मैं कहूँ तो इसका जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो लगभग आपका 1222 1225 के आसपास में आ रहा है। आप उसका एक स्टॉप लॉस ले सकते हैं। और ऊपर मैं टारगेट की बात करूं तो 1296 1298 के आसपास में आ रहा है। अगर उसके ऊपर चला तो फिर 1320 का भी टारगेट दूसरा निकल के आ रहा है। तो शॉर्ट टर्म के लिए से आईसीआईसीआई लोम्बार्ड बाई साइड में है, उस पर ध्यान रख सकते हैं एज कम्पेयर टू आईसीआईसीआई प्रू से। आज की जो क्लोजिंग है 17,150 के ऊपर होने की तैयारी हो रही है। ये कुछ ऐसा ही है, ना मैं हाँ मैं हूँ ना मैं ना मैं हूँ। अब पता नहीं मार्केट के अंदर क्या होगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ बिल्कुल तय है, अगर आप इसको इस तरह से देखना चाहें कि बाजार ने बहुत अच्छा रनअप दिखाया, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग के नाम पे अभी तक 100-200 पॉइंट ही इसने गंवाए अपने, तो इस चीज़ को आप ज़्यादा नोटिस कीजिएगा। फिक्स भी बढ़ा नहीं है, एक बार वॉलेटिलिटी इंडेक्स भी दिखाइए, क्योंकि वो ज़्यादा हिल डुल नहीं रहा। बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं आजकल, क्योंकि अगर आप इंडेक्स भी ट्रेड कर रहे हैं तो आपको भी ध्यान रखना पड़ता है। इन सब के ऊपर है ग्लोबल अनसर्टेनिटी। अगर वहाँ से कोई भी नेगेटिव या कोई भी पॉजिटिव खबर आएगी तो टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स काफ़ी हद तक वो लुप से हो जाते हैं, गुम से हो जाते हैं। ठीक है, बट आज की क्लोजिंग काफ़ी अच्छी मिल रही है। मेरे को 17,200 की कॉल चेक कर रहा था, बहुत स्पीड से ऊपर आई है। अगर आप दिखा सके तो 17,200 कॉल को दिखाएं तो आपको अच्छा दिख जाएगा वो। आगे बढ़ते हैं, कुछ एक और शेयर्स पे आते हैं। एक और शेयर है जो मैं चाहता हूँ कि इसमें पता किया जाए कि इसको लेके जाने के नहीं, वो है इंटरग्लोब एविएशन 1940। आज रिपोर्ट आई थी 1850 की। रुचित, एक बार आपकी रिकमेंडेशन। ये 17,200 की कॉल आपकी स्क्रीन पे दिखी है, बताइए सर। आई थिंक इंडिगो सर्टनली अगर कोई है तो लेके जाना चाहिए। काफी प्राइस ट्रेंड आज पूरे दिन में ये स्टॉक ने दिखाया है, और अब देखेंगे तो क्लोजिंग भी अच्छी आ रही है। हम 1945 की थोड़ी देर पहले बात कर रहे हैं कि उसके ऊपर क्लोज आ जाए तो काफी अच्छा होगा, लेकिन उसके आसपास ही क्लोज अगर यहाँ पे देता है तो आई थिंक एक अच्छा फॉलोअप मूव हम मंडे को देख सकते हैं। तो अगर कोई पोजीशन है इंडिगो में तो सर्टनली कैरी करना चाहिए, वर्थ रिस्क। आज गिरते हुए मार्केट में एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस स्टॉक ने बताया। ओके, ठीक है। आज के मार्केट के कुछ अच्छे प्लेयर्स में से आप अगर काउंट करना चाहें तो एक तो अनलॉक वाली थीम, वो तो खैर है ही है, इसमें तो कोई सेकंड थॉट ही नहीं है। दूसरा है कंटेनर कॉरपोरेशन, जिसके बारे में हमने पता किया, टाटा एलेक्सी जिसके बारे में हमने पता कर लिया है, EIH जो कि अभी थोड़ी देर पहले नरेश भी बता रहे थे, और अभी थोड़ी देर पहले रुचित ने भी इसके बारे में जानकारी हमको दी है। HEG ग्रेफाइट हमने पता कर लिया आपके सामने। L&T हाउसिंग फाइनेंस होल्डिंग। ब्रिजेश जी, ये शेयर आ गया F&O बैन के अंदर। बैन पर फर्स्ट हाफ में इसका कमज़ोर था, सेकंड हाफ उतना स्ट्रॉन्ग है। इस पे अभी क्या करना, अभी और चलेगा क्या ये? L&T फाइनेंसिंग होल्डिंग, इसके प्रमोटर्स ने करीब 2.25% हिस्सेदारी बढ़ाई है। नॉट मिस्टेकन, डिब्बी शायद ओपन मार्केट से इसमें बाइंग हुई है प्रमोटर के द्वारा, और जिस हिसाब से इंडिकेशन है तो ये है कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए कि ट्रेंड मजबूत है,
और 83 के आसपास में ट्रेड हो रहा है। शॉर्ट टर्म का अगर मैं व्यू बोलूं तो इसमें 76 का आप स्टॉप लॉस लेके बाई कर सकते हैं 98 के टारगेट के लिए। एक हफ्ते से 1.5 हफ्ते का व्यू है वो। और अगर किसी का व्यू 1 महीने के आसपास का है तो फिर उसका जो सपोर्ट है नीचे में लगभग 70 रुपये के आसपास में जाता है। आप उसका स्टॉप लॉस लेके करंट लेवल पे आप बाई कर सकते हैं एम्पली फॉर द टारगेट ऑफ 105 to 107। तो दोनों ही स्थिति में शॉर्ट टर्म और एज वेल एज थोड़ा सा टाइम फ्रेम अगर बढ़ाते हैं एक महीने का, दोनों ही टाइम फ्रेम में L&T फाइनेंस आने वाले दिनों में आपको दिखेगा कि आउट परफॉर्म करता हुआ। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मार्केट के अंदर आपको रोज ट्रेड करना है, कई बार कुछ ऐसे सौदे भी मिल जाते हैं। ब्रजेश जी गौर कीजिएगा मेरी बात पे, कई बार कुछ ऐसे सौदे भी मिल जाते हैं मान ही मार्केट की वॉलिटिटी रहे, लेकिन आपको अपना कॉन्फिडेंस उसके भाव पे और उसकी भावनाओं पे दोनों पे बना के रखना होगा, यानी कि फंडामेंटल्स पे भी और उसके लेवल्स पे भी। ब्रजेश जी कोई ऐसा शेयर है, मैं रोज की वॉलिटिटी से हूँ परेशान मान लीजिए, और मेरे को एक ऐसा चाहिए कि थोड़ा सेफ्टी वाला शेयर है, ठीक है पैसे कम बने बट सेफ्टी हो उसके अंदर, कोई ऐसा शेयर आप सुझा सकते हैं? मेरा तो ऐसा मत है कि आप ITC में ध्यान लगाइए। आई थिंक इट इज़ मच मोर बेटर वे, क्योंकि अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो ज़्यादा बेटर है और रिटर्न भी अच्छे हैं उसके। वॉलिडिटी से उसका कोई लेना देना भी नहीं है इस समय आज की परिस्थिति को देखते हुए। 253 के आसपास में ट्रेड हो रहा है। शॉर्ट टर्म, वेरी शॉर्ट टर्म की बात करूंगा, अगर व्यू शॉर्ट टर्म का है, नज़रिया है तो डेली ट्रेड ना करें। मौजूदा स्थिति पे बाइंग करने की सलाह रहेगी, या अगर 250 के नीचे मिलता है तब भी आप बाइंग कर सकते हैं। 240 का आप स्टॉप लॉस लेके चलिए। ऊपर में टारगेट 265 से 268 का है। और अगर आपका व्यू 1 से 2 महीने के लिहाज से है तो मौजूदा स्थिति में भी आप बाइंग कर सकते हैं। और डीप आता है 245 से 248 के आसपास में भी आता है, तब भी आप बाइंग की स्थिति को लेते हुए चल सकते हैं। और उस लिहाज से जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 230 का रहेगा, और जो ऊपर के टारगेट रहेंगे वो 275 से लेकर 280 के रहेंगे। तो मेरा ऐसा मत है कि ITC को आप डेफिनेटली अपने रडार पे रख सकते हैं। ये इस समय की मौजूदा स्थिति की वॉलिडिटी को देखते हुए एक कम है कि जो इसमें कोई लेना देना नहीं है। जो स्ट्रक्चर ऑफ द चार्ट है वो इंडिकेशन अपवर्ड की तरफ ही दिखा रहा है। ओके, तो ब्रजेश जी का तो यही कहना है कि आप फागुन के एंड में लीजिए और सावन तक आते आते ITC आपको हरे निशान में और भी बेहतरीन आपके पोर्टफोलियो को बना देगा। तो ITC रोज के उतार चढ़ाव से बचकर शांति से कोई शेयर अगर रखना चाहते हैं तो शांति वाला कैटेगरी है वो है ITC के अंदर आके रुक जाएगी। खैर आगे बढ़ते हैं। रुचित, कोई एक ऐसा शेयर आप भी बता सकते हैं जहाँ पे मैं रोज की वॉलिडिटी को एडजस्ट नहीं करना चाहता, मेरे को ऐसा चाहिए थोड़ा सा सेफ्टी वाला शेयर, मैं अगले 6 महीने रुक सकता हूँ, मान के चलिए आप? जी आई थिंक नो, अगर ऐसे लेस या कम वॉलेटिलिटी वाला शेयर अगर किसी को चूज करना है तो आई थिंक विद इन द IT स्पेस लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक है, LTI जो जहाँ पे हमने एक अच्छा प्राइस वाइज करेक्शन ऑलरेडी देख चुके हैं पिछले कुछ समय में। अब ये स्टॉक ने अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास एक सपोर्ट लिया है और वहाँ वो सपोर्ट से फिर से बाउंस बैक रिसेंटली दिया है। वॉलेटिलिटी यूजुअली ये स्टॉक में कम रहती है, मार्केट के उतार चढ़ाव में ज़्यादा ये स्टॉक ज़्यादा गिरावट नहीं देता है। आई थिंक प्राइस वाइज करेक्शन क्योंकि हो चुका है तो यहाँ से डाउन साइड काफ़ी लिमिटेड है। करंटली 6185 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसको 5950 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करते हैं तो 6550 से 6600 तक के टारगेट्स ये स्टॉक में आपको शॉर्ट टर्म में देखने मिलेंगे। ठीक है, इस बीच जो इक्विटी मैं आपको बता रहा था 1 करोड़ शेयर है, वो टोटल इक्विटी साइज का करीब 1.5% के आसपास का बनता है। वो आप लेमन ट्री पे देख पा रहे हैं, शेयर के अंदर वहाँ से रिकवरी भी काफ़ी अच्छी आई है। एक और चीज़ मैं आपको नोटिस करा देता हूँ चलते चलते, वह बैंक निफ्टी हरे निशान में आ गया। बैंक निफ्टी हरे निशान में है, 35,300 से सीधा 35,550 की सिंगल कैंडल बनी हुई है 15 मिनट के अंदर, और आपको ये हरे निशान में लेके आ गई है बैंक निफ्टी। और निफ्टी के फ्यूचर्स भी, बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स भी दोनों के दोनों है। निफ्टी थोड़ा सा लेगार्ड है बैंक निफ्टी के अंदर, क्योंकि HDFC, एक बार ज़रा दिखाइए HDFC, एक्सिस बैंक, एक बार ये आप दिखा सकते हैं HDFC और एक्सिस बैंक दोनों को आप दिखाइए। और एक शेयर और भी है जिसकी वजह से आज बैंक निफ्टी में काफ़ी स्पीड से वो ऊपर आया है, वो है SBI। ये 3 शेयर दिखाइए, SBI, कोटक, इंडसन, एक्सिस बैंक। ये सारे के सारे शेयर्स आज बैंक निफ्टी को हेल्प कर रहे हैं इन्होंने बिल्कुल लास्ट में। बंधन SBI का एक टफ क्वेश्चन तो रुचित मैंने आपसे पूछ लिया, एक और सवाल पूछता हूँ, एक वैसा ही है कुछ टफ जैसा है, वो है कोटक और इंडसन में से चुनना हो तो फिर किसको चुने? 1000 के लिए कोटक को चुने, या फिर माफ़ कीजिए 1000 के लिए इंडसन को चुने, या फिर 2000 के लिए कोटक को?
मेरा ज़्यादा प्रेफरेंस कोटक बैंक के लिए रहेगा। ऑल्दो नो इंडसइंड बैंक में भी अगर बैंक निफ्टी में मूव आएगा तो ऐसा नहीं कि इंडसइंड बैंक में पॉजिटिव मोमेंटम नहीं होगा, लेकिन कोटक बैंक इसके लिए प्रीफर कर रहा हूँ क्योंकि ये ब्लॉक डील के न्यूज़ के चलते ऑलरेडी स्टॉक में उस दिन कल के सेशन में हमने गैप डाउन ओपनिंग देखी, लेकिन ये सिर्फ कल एक दिन का करेक्शन नहीं है। अगर आप पिछले 3-4 महीने में देखें तो 27 अक्टूबर को लगभग 2250 के आसपास का हाई बना था और 2250 से ऑलमोस्ट 1700 का करेक्शन ऑलरेडी स्टॉक में पिछले 4 महीने में आ चुका है। अब आप थोड़े और लंबे अवधि के चार्ट्स देखेंगे लगभग लास्ट 6-8 में लगभग लास्ट 1 साल के भी, तो जब भी स्टॉक ये 1650-1700 की रेंज में आता है तो वहां पे स्टॉक में बाइंग इंटरेस्ट दिखता है, वहां से स्टॉक कभी भी हैवी वॉल्यूम्स के साथ में नीचे नहीं जाता है। तो मेरे हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर आप देखेंगे तो कोटक बैंक अब उसके लोअर एंड के रेंज के नजदीक है, तो यहाँ पे डाउनसाइड काफी लिमिटेड है। और कंपेयर टू इंडसइंड अगर वॉलेटिलिटी की टर्म्स में भी देखेंगे तो यूजुअली ये थोड़ा कम वॉलेटाइल है कंपेयर टू इंडसइंड। तो अगर मार्केट में उतार चढ़ाव रहते हैं, वॉलेटिलिटी ज्यादा रहती है, कोई करेक्टिव फेज भी आता है, तो कोटक बैंक में डाउनसाइड यहाँ से लिमिटेड रहेगा। तो यहाँ पे एक कॉन्ट्रा कॉल लेना चाहिए और कोटक बैंक में थोड़ा सा एटलीस्ट 3 से 4 महीने का नजरिया रखे तो ये स्टॉक काफी अच्छे रिटर्न्स आपको यहाँ से बना के देगा। ठीक है, खैर इस बीच आप HDFC बैंक की रिकवरी भी देख पा रहे हैं, 18 पॉइंट्स की रिकवरी, 18 रुपये भी बोल सकते हैं इसको, आपको रिकवरी दिखेगी। कोटक की रिकवरी भी हमने दिखाई है, वो कि 17 रुपये है। वैसे देखा जाए तो प्राइस के हिसाब से जो डेज लो से उससे ठीक रिकवर कर रहे हैं। और इसके अलावा एक्सिस और SBI की रिकवरी भी आपको नीचे डली हुई दिख जाएगी। ये 3-4 बैंक ऐसे हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक चीज़ और, जैसे हम सुबह से ही आपसे कह रहे थे कि 17,000 में जाऊंगा नहीं, 17,000 में तोड़ूंगा नहीं, मेक और ब्रेक दोनों के बीच में फंस गया है और मार्केट अपने एक ऐसे ही क्रिटिकल लेवल के आसपास क्लोज करके जा रहा है। 17,190 निफ्टी का है। देखते हैं आगे चल के क्या होता है। जिस कॉल की मैं बात बोल रहा था 17,200 की 31 मार्च वाली, उसकी कीमत काफ़ी स्पीड से ऊपर आई है। बस आप ऑप्शंस में अपने वित्तीय सलाहकारों की राय ले लिया कीजिएगा, क्योंकि जब जब चर्निंग होगी ना तब तक दिक्कत होती हुई दिखेगी। 3 मिनट है मार्केट बंद होने में और प्रियंका के पास चलते हैं, वो आपको पूरा कंपाइल करके बताने वाले हैं कि ये दिन का बाजार कैसे रहा और ये हफ्ते का बाजार कैसे रहा, वो सब कुछ आपको बता देंगे। प्रियंका बताएं। बिल्कुल शुक्रिया डिम्पी। तो एक रेंज में आज हमने कारोबार होते हुए दिखाई दिया। साफ तौर पर हम खुले भले थोड़े से पॉइंट्स गैप अप के साथ थे, बहुत माइनर से, लेकिन उसके बाद जिस तरह का दबाव हमने बाजार में देखा और वो बहुत हद तक कवर भी हुआ है। आप 17,200 के पास कारोबार करते हुए बंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑलमोस्ट कल जैसी ही क्लोजिंग दिख रही है, उन्हीं लेवल्स के पास आवाज क्लोज हो रहे हैं जहाँ कल भी आपने क्लोजिंग देखी थी इन अ टाइट रेंज ट्रेडिंग करने के बाद। लेकिन डिफरेंट पिक्चर ये है कि कल बैंक निफ्टी बहुत दबाव बना रहा था, लेकिन आज बैंक निफ्टी एक हरे निशान में बंद होते हुए दिखाई दे रहा है और यहाँ से लॉन्ग्स भी आपको बैंकिंग स्पेस में दिखाई दे रहे हैं। कई सारी रिकमेंडेशन भी आज हमने अपने शो पे शेयर किए हैं जहाँ बैंकिंग स्पेस से आ रही है। कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं जहाँ पर आप गेनर और लूजर देख रहे हैं। आप इन स्टॉक्स में अगर बात करें तो आज सबसे बड़े जो लूजिंग स्टॉक स्पेसेस थे, पहले उन स्पेसेस की एक बार बात कर लेते हैं। IT, फार्मा, FMCG और शुगर, ये 4 स्पेसेस थे जो आपको क्लियरली आज बाजार पर प्रेशर, मार्केट्स पर प्रेशर बनाते हुए दिखाई दिए। IT बिगेस्ट लूजर था जो कि लेस देन 1%। तो ओवरऑल आप बहुत स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखेंगे। इंडेक्स पे आपको बहुत बड़ी मूव नहीं दिखे दी, ना निफ्टी पे, ना बैंक इंडेक्स, ना बैंक निफ्टी पे। तो आपको उस लिहाज से अगर देखें तो फार्मा, FMCG और शुगर स्पेस में भी एक न्यूज ड्रिवन एक्शन देखने को मिला, जिससे एक्सपोर्ट्स पे एक एम्बार्गो की बात हो रही है। जिसके बाद हमने देखा कि आज सारे शुगर स्टॉक्स में ऑलमोस्ट एक फॉल था और लगातार कई दिनों से अपसर्ज पर भी हैं शुगर काउंटर्स। इसके अलावा गेनर्स की आप बात करें तो पहला टॉप गेनर आपको जो आज दिखाई देगा वो आपको दिखाई देगा रियलिटी। PSU स्पेस में आपको कॉनकॉर FNO का भी स्टॉक है, वहाँ 11% तेजी देखी और अभी फिलहाल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यहाँ और ऊपर तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। रियलिटी पैक में आपको स्टॉक्स लाइक गोदरेज प्रॉपर्टीज, DLF, ब्रॉय रियलिटी, यहाँ पर आपको अच्छी खासी तेजी आज के दिन भी देखने को मिली। मीडिया पैक आज भी आपको तेज दिखाई दिया। कल हमने देखा था जीक के स्टॉक के कारण पूरे पैक पर ही एक पॉजिटिव बायस था और आज भी आपको मीडिया पैक में तेजी ही देखने को मिली। ओपन अप थीम पे आप अगर आप स्टॉक्स देखेंगे, PVR देखें, आप INX लेजर देखें, मूवी भी रिलीज हुई है जिसके चलते हम देख रहे हैं कि वहाँ पर भी आपको एक पॉजिटिव बायस दिख रहा है। इंडिगो का आप स्टॉक देखें ओपन अप थीम के चलते, या फिर बोलें कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स थे जो कवर अप हुए हैं, तो इन स्टॉक्स में भी आपको एक तेजी देखने को मिली। कुछ और गेनर्स जो आप निफ्टी पर आज क्लोज होते हुए देख रहे हैं लास्ट आवर, हालांकि मॉर्निंग ट्रेड में जब हमने देखा था तो ऑटो पैक, ऑटो एंसिलरी सब में एक पॉजिटिव बायसनेस था, बाइंग देख रही थी, लेकिन वो सस्टेन नहीं हुई। लेकिन बजाज ऑटो जैसे स्टॉक्स आपको दिख रहे हैं जो आप यहाँ निफ्टी काउंटर्स में गेन
देख रहे हैं। आपको बैंकिंग स्पेस में कोटक बैंक आपको याद होगा बड़ी जब सेल डील्स लगी हैं कल, उसके बाद ये स्टॉक काफ़ी टूटा था, लेकिन आज आपको हरे निशान में कारोबार हुआ। तो डिप्स बॉट हुए हैं, यहाँ पर डिप्स बॉट हुए। आपको रिलायंस अब भी आपको तेज दिख रहा है, इंप्रूविंग ऑन द इम्प्रूव GRM, जिस तरह के वॉल्यूम रोज डिलीवरी वॉल्यूम्स अब रिलायंस के देखेंगे वो अच्छे हैं। और उसके बाद आज भी आपको स्टॉक अच्छे बंद होते हुए पॉजिटिव हरे निशान में बंद होते हुए दिखाई दे रहा है। अदानी पोर्ट्स, आप पूरे ही अदानी पैक पर देखेंगे व्यू, अदानी पोर्ट्स हो, अदानी एंटरप्राइज हो, उन सब में आपको लास्ट आवर में बाइंग भी दिखी है और आप उनको हरे निशान में बंद होते हुए भी देख रहे हैं। इसके अलावा कुछ और दूसरे स्टॉक्स जो आप मेटल पैक से देखेंगे तो JSW स्टील, आपको निफ्टी काउंटर जहां पर आपको आज भी तेजी देखने को मिल रही है, और साथ ही काउंटर्स लाइक इंडियन होटल, लेमन ट्री, इनमें आपको फिर से आज भी एक अच्छा मोमेंटम जब से इंडियन होटल्स का QIP इशू शुरू हुआ है, ओपन अप हुआ है, उसके बाद से हम देख रहे हैं लेमन होटल में आपको तेजी, और अब आपको इंडियन होटल्स में आपको तेजी दिखी। और आज लेमन ट्री पर भी हम अपने शो पे डिस्कस भी कर रहे थे कि यहाँ फंड एक्शन देखने को मिल रहा है, जिसके चलते आप देखेंगे 11% तेजी के साथ आपको होटल स्टॉक लेमन ट्री बंद होते हुए दिखाई दे रहा है। HEG, ग्रेफाइट, यहाँ पर भी आपको एक एक्शन दिखेगा। सो पूरा इनफैक्ट कैपिटल गुड स्पेस को आप देखें, कमिंस इंडिया कल था, आज सीमेंट्स में एक्शन था, HEG, ग्रेफाइट जो जनरली एक साथ चलते हैं, यहाँ पर आप एक्शन में देखेंगे इन स्टॉक्स को भी। फिलहाल थोड़े से सॉफ्ट हुए, लेकिन दिन में ये 5% से ज़्यादा भी तेज थे। न्यूज़ बेस एक्शन कुछ और स्टॉक्स में था, जैसे कि मदरसन सुमी, हालांकि जब ये सुबह ओपन अप हुआ था तो ये ज़्यादा तेज था, लेकिन अब आप इसे देखेंगे 4% से ज़्यादा का तेजी थी इसमें, लेकिन अब फिलहाल आप मदरसन सुमी में 2% की तेजी के साथ इस स्टॉक को देख रहे हैं। और साथ ही M6 जिस तरह से दूसरी कमोडिटीज़ की ऑप्शंस की अब ट्रेडिंग हो पाएगी M6 के प्लेटफॉर्म पर, जिसके चलते हम देख रहे हैं M6 पे भी एक पॉजिटिव ट्रिगर रहा। खैर रेटिंग, क्रिस्टल, रेटिंग एजेंसीज के स्टॉक्स पे लगातार आप देख रहे हैं। सो ये ओवरऑल एक मार्केट का रैप था। तो ओवरऑल हम उन्हीं क्लोजिंग के पास बंद हुए हैं जहाँ कल थे। कल से और आज में आप बोलेंगे तो मार्केट ज़्यादा गई ही नहीं, कहीं 17,200 के पास आप क्लोज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसके नीचे इनफैक्ट क्लोज हुए हैं। और बैंक निफ्टी ने आज लेकिन एक रिकवरी दिखाई थी, लेकिन जाते आते उस रिकवरी को आई थिंक लूज आउट किया है और फ्लैट बंद होते हुए बैंक निफ्टी यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है। फिलहाल दैट्स ऑल ऑन दिस शो। हमारे सारे एक्सपर्ट्स का, रुचित का, ब्रजेश का बहुत बहुत शुक्रिया। शो को यहीं रैप अप करेंगे, लेकिन मार्केट्स पर, इकोनॉमी पर, बिजनेस जगत पर नजर लगातार बनी हुई है 18 स्वदेश पर। कहीं